देखो ये चाइना है, ठीक है, मैप पे आप देख लो एक बार। चाइना जो है हम देख सकते हैं ये इंडिया है, तो इंडिया के उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व कंप्लीट देखो तो उत्तर पूर्व में ये पूरा चाइना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब चाइना जो है भारत का पड़ोसी देश है, हम देख सकते हैं हाँ पड़ोसी देश है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है हो जाएगा। अभी इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था म्यांमार के बारे में, तो आप देख सकते हो म्यांमार जो है ये वाला हो जाएगा, म्यांमार आपको दिख रहा है ये, तो म्यांमार है ये, देखो नीचे तक म्यांमार दिख रहा था ये वाला पूरा, तो मैं बताया था आपको ये पूरा म्यांमार के बारे में, ठीक है म्यांमार। अब हमें जो अध्ययन करना है वो चाइना के बारे में अध्ययन करना है, ये चाइना है, क्या है चाइना, तो चाइना के बारे में क्या है, अभी मैं यहाँ पर भी ब्लैंक पेज बना लूँगा एक, और प्लस इसके बारे में जो भी विशेषताएं हैं वो सारी चीज़ें हम लोग अध्ययन करते हैं। देखो समझो थोड़ा सा दोस्तों, तो हैंड डालीजिएगा चाइना, चाइना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो जो चाइना है यानी चीन, इसे हम चाइना शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, चाइना, ठीक है, चीन या चाइना। सबसे पहला प्रश्न तुम्हारे सामने ये होना चाहिए, चाइना के बारे में जब तुम अध्ययन कर रही हो तो चाइना किस किस आधार पर तुम्हें अध्ययन करना है। तो पहला प्रश्न तुम्हारे सामने ये है कि जो चाइना है वो क्या है, भारत का पड़ोसी देश है, भारत का पड़ोसी देश है, नेबरिंग कंट्री है, इधर है ना पहला बिंदु, पहला बिंदु जो रहेगा। दूसरा बिंदु आप ध्यान रखिएगा, यह एशिया में पड़ता है, तो एशिया में लोकेशन के हिसाब से किधर पड़ेगा। अभी हम जो अध्ययन कर रहे थे तो दक्षिण एशिया पढ़ रहे थे, हालांकि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि म्यांमार जो है वो दक्षिण पूर्व में आएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया में म्यांमार सबसे पहला देश पड़ेगा भारत के हिसाब से। लेकिन अगर मैं बात करूँ ये जो चाइना है ये कौन सी एशिया में आएगा, तो पूर्वी एशिया में। अगर तुमसे बोला जाए कि चाइना जो है किस एशिया का मतलब हिस्सा है, तो पूर्वी एशिया का, तो चाइना जो है किस में आएगा, पूर्वी एशिया में आता है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी पूर्वी एशिया का देश है चाइना, किसका देश है, पूर्वी एशिया का देश है, ये आपको ध्यान रखना है चाइना के बारे में। दोस्तों चाइना के बारे में और विशेष क्या बिंदु हो सकता है, अभी मैप पे भी समझाऊंगा मैं आपको। चाइना जो है यह स्वतंत्र कब हुआ था, है ना, चाइना को फ्रीडम कब मिली थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो चाइना जो है दोस्तों ये 1 अक्टूबर को कब हुआ है, 1 अक्टूबर 1949 को क्या हुआ है, स्वतंत्र हुआ, ठीक है ध्यान रखना, यानी हमारे बाद में स्वतंत्र हुआ ये, ठीक है। किन से स्वतंत्र हुआ है, तो अब ये किन से स्वतंत्र हुआ है, इस पर कोई कब्जा नहीं किया हुआ था। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, जिस तरह से भारत में देसी रियासत थी, तो उन देसी रियासतों पर धीरे धीरे अंग्रेजों ने कब्जा किया था, उसी तरह से यहाँ पर देसी रियासत जो थी, उन देसी रियासतों पर अप्रत्यक्ष रूप से बाहर की शक्तियाँ जैसे जापान है, मतलब रसिया है, या अन्य जो भी मजबूत मतलब महाशक्तियाँ होती थी, वो इस पर अपना वर्चस्व रखती थी, पर्टिकुलर कोई इसे गुलाम नहीं बना के रखा था। लेकिन जब ये सुसंगठित होकर के ये चाइना बनकर के सामने आया है, वो कब आ गया है, तो 1 अक्टूबर 1949 को ही स्वतंत्र हुआ है, ऐसे हम इसको मान ले रहे हैं। इसे दोस्तों देखा जाए चाइना को, तो चाइना का जो नाम है, अगर मैं आपसे बोलूँ चाइना का सर नाम क्या दें हम इसको, तो चाइना एक्चुअल में इसका नाम चाइना नहीं है, ध्यान रखना है। इसका नाम जो है इसके जो लोग लेते हैं, या जहाँ पर चाइनीज भाषा में जो इसका चाइना नाम आता है, वो चाइना नहीं होता, उसे बोलते हैं सिना, क्या बोलते हैं, सिना नाम देते हैं इसे। यानी मैं आपसे बोलूँ इसके जो क्षेत्रीय लोगों को क्या बोलते हैं, सिना कहते हैं, क्या कहते हैं, सिना या कैथे, क्या बोलते हैं, कैथे। तो पूछे तुम्हें कैथे या सिना किसका नाम है, तो कैथे या सिना जो चाइना का नाम है, किसका नाम है, चाइना का ही नाम है, सिना या कैथे, ठीक है ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए चाइना के बारे में और विशेष क्या हो सकता है, तो पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी देश, पश्चिमी देश इसे सेरेस कहते हैं, क्या कहते हैं, सेरेस। अगर तो जो सेरेस किसका नाम है, चाइना का ही नाम है। तो जो यूरोप कंट्रियाँ हैं या पश्चिमी देश जितने भी हैं, वो सभी इसको किस नाम से पुकारते हैं, सीरियस के नाम से, जबकि यहाँ के जो लोकल जो इसके लोग हैं वो किस नाम से पुकारते हैं, सीना के नाम से या कैथे के नाम से पुकारते हैं चाइना को, ध्यान रखना है। चाइना जो स्वतंत्र हुआ है वो 1 अक्टूबर 1949 को हुआ है। दुनिया में इसका वर्तमान नाम क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। दुनिया में इसका दोस्तों वर्तमान नाम यदि हम बोलेंगे तो रिपब्लिक चाइना हमें बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिपब्लिक चाइना। तो रिपब्लिक चाइना को पीआरसी यानी पीपल्स रिपब्लिक चाइना है, यानी कि 1 अक्टूबर 1949 को ये चाइना बना है, इसको क्या नाम देंगे, पीपल्स रिपब्लिक चाइना, पीपल्स रिपब्लिक चाइना, यानी कि हम कह सकते हैं पीपल्स रिपब्लिक चाइना, ये आपको धारणा, ये नाम इसका बन जाएगा, कर लेना है इसको, ठीक है। तो वर्तमान जो नाम है चाइना का वो क्या है, पीआरसी है, क्या हो जाएगा, पीआरसी हो जाएगा, ये आपको कर लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैप लेके तब समझते हैं, तब सारी चीज़ क्लियर हो पाएंगी, ठीक है, ये कर लेना है। तो देखो चाइना का जो मैप है कुछ इस आइडिया से हम देखो थोड़ा सा ले ले रहे हैं, अगर हम देखें थोड़ा सा,
ये कुछ चाइना है, ये मान लीजिए लगभग चाइना का मैप ये है, ठीक है। हालांकि ये जो मैं दिखाया ये चाइना में नहीं आ गया, देखिए थोड़ा सा क्या है, हम थोड़ा समझते हैं मैप के बारे में, थोड़ा समझो, ध्यान से थोड़ा सा अध्ययन करने की कोशिश करो, सारा चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। ये जो दोस्तों मैंने दिखाया ना, ये निकला हुआ भाग, ये बता दें, इसका हम चर्चा करेंगे। और इधर भी ये दिखा रहे हैं, मान लो ये इसके द्वीप वगैरह हैं कुछ, जो हमें अध्ययन करने पड़ेंगे, पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं ये वाले भी। तो दोस्तों देखो, ये कुछ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि भारत यहाँ किधर पड़ जाएगा, तो भारत का थोड़ा सा मैप यहाँ बना ले रहे हैं, तब जाके ये सारी चीज़ समझ में आएंगी आपको। तो मैं अगर बोलूँ भारत का ये, अब ये जो एरिया है इसको हम ऐसे कर ले रहे हैं, तो चाइना जो है उसको दिखाता ही है ये, हालांकि हमारा तो एरिया ये पूरा रहेगा, यहाँ तक मैं दिखाऊंगा अभी आपको, ऐसे करके हम ले लेंगे, ठीक है। ये पूरा भारत का हिस्सा हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ आपसे, ये भारत है, ठीक है। इसमें और निकालोगे तो यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, ये यहाँ पर, यहाँ तक, इधर म्यांमार पड़ जाएगा, ये ऐसे करके भारत लगा लेगा ये। अब कुछ को थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा आपको, ये इंडिया है, ठीक है, जानो। अगर मैं बोलूँ आपसे, मैं देखो भारत का मैप अच्छे से बना ही दे रहा हूँ, यहाँ पर देखो समझ लो, जिससे आपको, चूँकि आधार हमारा यही है भारत को समझने के हिसाब से, और चाइना को समझने के हिसाब से। देखो अगर मैं आपसे बोलूँ तो ये भारत, हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। ये देखो, इससे थोड़ा सा स्पष्टता मिल जाएगी आपको। आई होप देखो अब शायद स्पष्ट हुआ होगा आपको सारी चीज़, ठीक है। ये हमारा भारत है, अब इसी के बगल में यहाँ चाइना है, ठीक है। ये देखना, ये चाइना हो जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, अब ये चाइना हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं, भारत समझ लेंगे। ये देखो नीचे की तरफ हम जाएंगे, तो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, ये इससे पिछले वाले लेक्चर में, ये क्या है, ये म्यांमार था, ये म्यांमार हो जाएगा। इधर ये लाओस हो जाएगा, ऐसे हम लगा देंगे इसको, ठीक है। और इधर ये वियतनाम वाला एरिया है, अभी जस्ट बताता हूँ, आगे आएगा तब पता चले जाएंगे। देखो समझो, तो ये कुछ म्यांमार का मैप, इसका चाइना का मैप है। चाइना में तुम देखोगे दोस्तों, तो चाइना जो है 1 अक्टूबर 1949 को स्वतंत्र हुआ। इसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। क्या कहेंगे? पीपल्स रिपब्लिक चाइना, यानी कि हम इस बोलेंगे चीनी जनवादी गणराज्य। क्या बोलेंगे इसको? चीनी जनवादी गणराज्य कह देंगे, चीनी जनवादी गणराज्य, ठीक है, ये नाम आ जाएगा, इसको बोलेंगे पीपल्स रिपब्लिक चाइना को। हालांकि ध्यान रखना है, इसके बगल में ही एक देश है, इसका नाम है, द्वीपीय देश है, इसका नाम इधर थोड़ा सा सामने पड़ जाएगा, ये वाला, ये है ताइवान। ये क्या है? ताइवान है। और तुम यदि ध्यान देखोगे तो ये उत्तर कोरिया है, उत्तर कोरिया, और ये है दक्षिण कोरिया, ठीक है। अब इसी उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बगल में आप देखोगे तो ये जापान है। क्या है? जापान है। ये आपको ध्यान जापान लग जाएगा ये यहाँ पर। तो हमें इतने देशों की जरूरत पड़ेगी, इससे हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। और इधर तुम देखोगे थोड़ा सा चाइना के पश्चिम हो रहा है, तो ये वाला जो दोस्तों एरिया है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये मंगोलिया है। क्या है? मंगोलिया, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ से अगर तुम स्टार्ट करोगे तो ये कौन सा हो जाएगा? और ये इधर पूरा जो देश बढ़ेगा, ये बढ़ जाएगा कजाकिस्तान। क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान हो जाएगा। अब देखो ये वाला एरिया बच रहा है, जैसे यहाँ पर, यहाँ कौन सीमा लगा रहा हुआ है चाइना से, तो यहाँ पर जो सीमा लगा रहा है वो रसिया लगा रहा है, वो लगा रहा है रूस। तो ये क्या, रूस है इस तरफ, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये रूस, और यहाँ पर भी रूस लगा था, हल्का सा ध्यान रखना, कजाकिस्तान हो जाएगा। इस तरफ जैसे ही आओगे तो यहाँ पर और भी जो देश हैं, इनको आपको किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, इधर देखोगे ना ये वाला, ये किर्गिस्तान हो जाएगा, किर्गिस्तान। और इधर देखो तो तजाकिस्तान, तजाकिस्तान। और यहाँ देखोगे आप तो ये अफगानिस्तान है। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा। इसे कर लेंगे। क्या पाकिस्तान भी इसे सीमा लगा था, तो पाकिस्तान भी लगा देगा। क्या है? पाकिस्तान, तो अफगानिस्तान लग जाएगा थोड़ा सा। और थोड़ा सा POK भी, अगर तुम देखो POK जो वही इसी का ये एरिया है, थोड़ा सा इधर को लगाना पड़ेगा इसको, मैं इसको देखो दोबारा से बनाना पड़ेगा, ये थोड़ा हटा करके देखो, तो भाई ये POK तक से टच करना पड़ेगा आपको, ठीक है, सीमा जो रहती है वो आप बना लीजिएगा। देखो ये ऐसे रहेगी इसकी सीमा, यहाँ तक मैंने वो वहाँ पर ड्रॉ भी करवाया था ना इस तरह से, तो आप देखो अब सही हो जाएगा। तो ये क्या होगा? कजाकिस्तान हो गया। ये देखोगे तो किर्गिस्तान हो गया, किर्गिस्तान। और ये क्या है? तजाकिस्तान। और ये क्या? अफगानिस्तान।
और ये क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ हो जाएगा पाकिस्तान। क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। तो क्या करिएगा, एक बार आप ये देख लीजिएगा, चाइना जो है वो भारत से सीमा लगाता है, ये ठीक है। इसके अलावा दुनिया में यदि मैं आपसे बोलूँ सर्वाधिक देशों से सीमा लगाने वाला देश कौन सा है, तो वो चाइना ही है। क्या हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। चाइना जो है दोस्तों वो एशिया का सबसे बड़ा देश भी है, ठीक है, ध्यान रखना। और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश भी कौन है, चाइना है। तो इसके बारे में पूरा लिखते चले जाओ, सारी चीज़ें देखो लिखो। पहला प्रश्न तो मैंने ये बता दिया, भारत का पड़ोसी देश है, ये पूर्वी एशिया का हिस्सा है और 1 अक्टूबर 1949 स्वतंत्र हुआ। पीआरसी के नाम से इसे जानते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चीन चीनी जनवादी गणराज्य इसे नाम देते हैं। इसके अलावा बात किया जाए तो ये एशिया का सबसे बड़ा क्या है, देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और थोड़ा दिमाग में याद होगा सर, रूस तो हमने सुना है, रूस भी तो एशिया में आता है। तो दोस्तों जो रूस है उसकी जो राजधानी है वो मॉस्को है, और मॉस्को राजधानी यूरोप महाद्वीप में पड़ती है। तो रूस का जो विस्तार है वो 2 महाद्वीप में, यूरोप में भी है और साथ में किसमें, एशिया में भी है। तो दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है रूस। लेकिन वो एशिया में उसे काउंट नहीं करते, उसे यूरोप में ही काउंट करते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी उसकी राजधानी होती है उसे ज़्यादातर उसे क्या होती है, प्राथमिकता दी जाती है। अब चाइना की राजधानी एशिया में ही है और चाइना जो है एशिया का ही देश है। तो एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, तो चाइना ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। तो एशिया का सबसे बड़ा देश क्या, चाइना है। जबकि दुनिया के नंबर बताओ कौन सा आएगा, दुनिया के नंबर में कौन से नंबर पर आएगा चाइना, बताओ। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, दुनिया का क्या है, तीसरा। जैसे पहले पे कौन है, रूस, दूसरे पे कौन है, कनाडा, तीसरे पे चाइना, चौथे पे कौन हो जाएगा, तो चौथे पर हो जाएगा दोस्तों यूएसए, पाँचवें पर ब्राज़ील हो जाएगा, छठवें पर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, सातवें पर कौन हो जाएगा, भारत हो जाएगा, आठवें पर कौन हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं। तो जो चाइना है वो क्यों कौन से नंबर पर आएगा, तीसरे नंबर पर। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तब हो जाएगा चाइना। ठीक है, इतना हम कर लेंगे इसके अंदर। अब चाइना के बारे में एक विशेष क्या है कि दुनिया में सर्वाधिक देशों के साथ सीमा लगती है, किसकी, सीमा लगाने वाला जो देश है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा चाइना। कितने देशों से सीमा लगाता है दोस्तों, 14 देशों से। कितने देशों लगाता है, 14 देशों। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो इतने देशों से बाउंड्री साझा करता हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो 14 देशों से सीमा लगाता है। अब ये 14 देश कौन कौन से हैं, तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान से स्टडी कीजिएगा। ये प्रश्न पेपर में आता है कि कौन सा देश से सीमा लगती है, कौन से देश से नहीं लगती है, सर्वाधिक कौन सा देश लगाता है। ये दोनों कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो इसके लिए एक चीज़ हम लोग मेंशन कर ले रहे हैं, ये डायरेक्शन वाला हम क्या कर लेंगे, ये वाला चित्र बना ले रहे हैं डायरेक्शन वाला, इससे हम स्पष्टता से देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों देखो थोड़ा समझते हैं, इसके उत्तर में कौन कौन से देश हैं जो सीमा लगाते हैं। तो उत्तर में यदि हम देखेंगे तो उत्तर में देखो रूस सीमा लगाता है और मंगोलिया सीमा लगाता है। और उत्तर में थोड़ा सा इसे भी काउंट कर लो, और चाहो तो पश्चिम में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो उत्तर में 2 रख लो, ठीक है। कौन कौन से 2 हैं, तो 2 हो जाएंगे। हालांकि कजाकिस्तान भी इसमें रख सकते हो, कजाकिस्तान भी ऊपर की तरफ ये थोड़ा सा ये बन जाएगा। तो रूस सीमा लगाएगा उत्तर में, और मंगोलिया सीमा लगाता है, मंगोलिया। और इसके अलावा दोस्तों बात की है कजाकिस्तान भी क्या करता है, सीमा लगाता है। ठीक है, मंगोलिया कजाकिस्तान के बारे में यहाँ पर तुम्हें एक या 2 चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री या स्थलबद्ध देश कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कजाकिस्तान। कौन सा दोस्तों, कजाकिस्तान। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री यानी स्थलबद्ध देश कौन सा है, तो वो मंगोलिया है। ये दोनों के दोनों किसी सीमा लगाते हैं चाइना से। इसके जस्ट ऊपर कौन है, इसके जस्ट ऊपर रसिया है, और इसके नीचे कौन हो जाएगा, चाइना है। तो ये चाइना और रसिया के बीच में स्थित देश है, इनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, इसलिए लैंडलॉक कंट्री है, ये ध्यान रखना है। ये दोनों के हिसाब से हो जाएगा, ये दोनों का उत्तर की तरफ हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे तुम्हें इधर आओगे ना, ये पश्चिम हो जाएगा इसका। तो पश्चिम यानी कि वेस्ट की तरफ, यदि हम देखें नॉर्थ में तो हमने 3 देश देख लिए, 3 देश लगाते हैं सीमा लगभग। ठीक है, कजाकिस्तान भी देखा जाए तो पश्चिम में ही आएगा, वेस्ट में। लेकिन हमने काउंट उत्तर में कर दिया, धारणा ही हो जाएगा। अब इधर देखेंगे तो इधर कौन कौन से देश हो जाएंगे, तो किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, है ना, ये कर लीजिएगा। तो कौन कौन से देश हो जाएंगे, तो किर्गिस्तान हो जाएगा, किर्गिस्तान। ठीक है, इसके पश्चिम में सीमा लगा रहा है। तजाकिस्तान में क्या कर रहा है, इसके पश्चिम में सीमा लगा रहा है। और अफगानिस्तान भी क्या कर रहा है, इसके पश्चिम में सीमा लगा रहा है। और दोस्तों पाकिस्तान भी इससे सीमा लगाता है, नहीं लगाता है, लगाता है। तो इसके
हम देख सकते हैं पश्चिम में ही सीमा लगा रहा है, ये भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है, ये हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं इसमें चाइना में, तो चाइना में अगर साउथ की तरफ देखें यानी दक्षिणी तरफ कौन कौन से देश है जो सीमा लगाते हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा। तो एक तो हमारा इंडिया ही हो जाएगा, ठीक है, इंडिया है, ठीक है, देख लीजिएगा। तो हम इंडिया को ले लेंगे यानी भारत हो जाएगा, भारत इससे सीमा लगाता है। नेपाल सीमा लगाएगा दोस्तों, नेपाल देश दक्षिण में सीमा लगाता है। और भूटान भी इससे सीमा लगाता है, भूटान। इसके अलावा देखो ये म्यांमार है, तो म्यांमार भी सीमा लगाता है इससे, हम रिलेट कर सकते हैं म्यांमार, दक्षिण की ओर हम देख रहे हैं तो। और दक्षिण की ओर ही तुम देखोगे तो ये लाओस जो है दोस्तों, ये भी सीमा लगाता है, लाओस। और लाओस के अलावा यदि बात करोगे तो ये जो वियतनाम है, वियतनाम, तो वियतनाम भी दोस्तों क्या करता है, इसके दक्षिण में ही सीमा लगाता है, हम ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्रमानुसार अगर हम देखेंगे तो ये दक्षिण की ओर सीमा लगाने वाले देश हैं, ठीक है। अभी काउंट कर लेंगे कितने बैठेंगे, ये हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों तो इसके पूर्व में जो सीमा लगाने वाला देश है वो एक ही देश है, जिसका नाम क्या है, उत्तर कोरिया, ये वाला। नीचे दक्षिण कोरिया तो सीमा लगाएगा ही, नीचे दक्षिण कोरिया जो है वो हो जाएगा। तो इसके पूरब की तरफ यानी ईस्ट की तरफ एक ही देश है जो सीमा लगाता है, वो कौन सा हो जाएगा, उत्तर कोरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर कोरिया। तो उत्तर कोरिया हम देख सकते हैं, तो उत्तर कोरिया ये वाला हो जाएगा, ठीक है। एक बार काउंट करो, क्या 14 देश कंप्लीट हुए कि नहीं हुए, 14 देश सीमा लगाते हैं। तो देखो 1 नंबर रसिया हो गया, 2 नंबर मंगोलिया है, 3 नंबर कजाकिस्तान है, 4 नंबर किर्गिस्तान, 5 नंबर तजाकिस्तान, और 6 नंबर अफगानिस्तान, 7 नंबर पाकिस्तान, 8 नंबर भारत है, 9 नंबर नेपाल है, 10 नंबर क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, और 11 नंबर म्यांमार है, 12 नंबर लाओस है, 13 नंबर वियतनाम है, और 14 नंबर क्या हो जाएगा, 14 नंबर हो जाएगा उत्तर कोरिया। तो आप देख सकते हो हमने चारों तरफ इसकी जो बाउंड्री है, चाइना जो है सीमा साझा कर रहा है 14 देशों से। जो दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जो सर्वाधिक देशों से सीमा लगाता है, वो कौन सा देश है दोस्तों, चाइना है। चाइना कितने देश सीमा लगाता है, 14 देशों से। उत्तर की तरफ 3 देश हम काउंट किए हैं, एंड रूस है, अगर देखोगे आप तो मंगोलिया है, कजाकिस्तान है। जबकि पश्चिम की तरफ जो काउंट किए गए देश हैं कौन कौन से हो जाएंगे, तो किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। दक्षिण की ओर देखोगे तो कौन कौन से हो जाएंगे, तो भारत है, नेपाल है, भूटान है, और ये म्यांमार हो जाएगा, और ये लाओस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा। जबकि पूर्व की तरफ एक देश पड़ जाएगा, उस देश का नाम क्या हो जाएगा, उत्तर कोरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर कोरिया। तो इन 3 देशों से क्या है, ये सीमा साझा करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको, आई होप स्पष्ट हुआ होगा यहाँ तक, ठीक है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो आगे और विशेष क्या है इसके अंतर्गत वो हम समझते हैं। तो पहले हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में जो भी डाटा हो सकता है चाइना का, पहले हम उसे अध्ययन करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद जो भी डाटा है वो फिर पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। ये देखो भारत के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से देख लेते हैं, ठीक है। देखो हम सीमा की बात कर रहे हैं, तो सीमा में भारत के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से देखो, ठीक है। देखो अगर मैं आपसे बोलूं भारत जो है इसके दक्षिण में है ना, दक्षिण में है, तो दक्षिण में क्या भारत है, तो भारत से जो सीमा है वो दिख रहा है चाइना का, भारत का पड़ोसी देश है चाइना, उसके हिसाब से हमें देखना है। तो देखो दोस्तों भारत के साथ में यदि तुम सीमा देखोगे तो इसकी जो सीमा है वो 3 सीमा हम यहाँ काउंट कर सकते हैं, 3 सीमा के हिसाब से देख लोगे आप। ऐसे तो आपने पढ़ा हुआ एक सीमा जैसे रहती है उसका नाम क्या है, उसका नाम हो जाएगा मैकमोहन। लेकिन मैकमोहन जो लाइन है दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश के साथ ही लगती है चाइना का। लेकिन इसके अलावा 2 सीमाएं और होती हैं जो हमें यहाँ पर देखनी होती हैं। वो 2 सीमा कौन कौन सी हैं उन्हें आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से। तो देखो ये वाला जो हिस्सा है, अगर तुम देखो ये पूरा भारत का हिस्सा है, यहाँ तक हम देखेंगे तो अब देखो ये जो एरिया ये वाला, इसे बोलते हैं अक्साई चीन। क्या बोलेंगे इसको, अक्साई चीन। इसे नाम क्या दिया जाएगा, अक्साई चीन दिया जाएगा, अक्साई चीन। जो अक्साई चीन है दोस्तों, अक्साई चीन, इसे आप चाहो तो CO के नाम दे सकते हैं, COK, चाइना ऑक्यूपाई कश्मीर, है ना, इसे हम दे सकते हैं CO के। एक अगर हम नाम देखेंगे तो नॉर्मली जैसे देखा जाए तो जैसे हिमाचल प्रदेश सीमा लगाता है, उत्तराखंड लगाता है, सिक्किम लगाता है, तो एक सीमा वो रहती है, तो बोलते हैं भारत चीन सीमा, एक ये नाम रहता है इसका। और एक जो सीमा इसकी रहती है वो रहती है मैकमोहन। क्या रहती है, मैकमोहन रेखा या मैकमोहन सीमा। तो जो भारत के साथ में इसकी सीमाएं जो है 3 तरीके से लगती हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो हम लोग समझते हैं कैसे कैसे ये लगाता है सीमा वो। तो दोस्तों देखो अक्साई जो चीन है
ये इसने 1962 में क्या किया, कब्जा किया है, जो भारत का ही हिस्सा थी। जो अक्साई चीन है, इससे जो सीमा लगती है उसे बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, क्या बोलेंगे, LAC। जैसे प्रश्न आएगा LOC किस देश के साथ लगती है, तो वो लगती है POK के साथ में, यानी पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तान ने क्या किया, कश्मीर का 30% भाग कब्जा रखा है। उसने 1948 में कब्जा लिया था, इसने 1962 में कब्जा लिया था। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये स्थिति बन जाएगी, मतलब ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इसको बोलते हैं POK, इसे बोलते हैं COK, ये वाला अक्साई चीन जो होता है। तो यहाँ पर जो सीमा लगती है ये वाली, इसे बोलते हैं LAC, और यहाँ पर जो सीमा लगती है इसे बोलते हैं POK। क्या बोलते हैं, POK। तो अक्साई चीन जिसे हम COK कहते हैं, तो इसके मध्य में भारत और इसकी जो सीमा है चाइना के साथ, उसका नाम LAC है। ये जो है LAC विवादित है, विवादित, यानी कि आज भी अगर हम देखें तो चाइना जो है क्या कर रहा है, भारत की भूमि पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे वो कब्जा करता है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अक्साई चीन में भी अगर वो देखा जाए तो यहाँ पर ये अपनी सीमा नहीं मानता, ये पता क्या मानता है, जैसे भारत सरकार कहती है, जैसे ये कोई हम आधार मान ले रहे हैं, भारत सरकार कहती है, इस आधार रेखा से अगर मैं आपसे बोलूँ, जैसे कोई बेस लाइन है, इस बेस लाइन से आगे मान लेते हैं ये भारत ने क्या कर रखा है, सीमा मान ली है इसकी LAC की, जबकि चाइना कहता है कि हमारी ये सीमा नहीं, हमारी तो ये सीमा है। तो इन दोनों में विवाद होता है इसको लेकर के। आधार रेखा ये है ना, तो भारत इसको मानता है कि ये मानेंगे सीमा, ठीक है, भारत मानता है इसको, और चाइना कहता है हम, चाइना भी इसको नहीं मानता, चाइना मानता है इसको। इनमें आपस में क्या है, विवाद होता रहता है इसको लेकर के। ठीक है, और धीरे धीरे क्या है, इसने जो ये बीच वाली लाइन थी इसको क्रॉस करके अब वो यहाँ तक आ गया चाइना, भारत जो है सिमटा दिया इधर ही, इतना सारा क्या है कब्जा कर लिया इसने, ध्यान रखना। ये जो COK वाला एरिया है उसको, और चाइना धीरे धीरे और अंदर की तरफ आता चला जा रहा है। ठीक है, तो हमने सुना होगा 8 फिंगर जो मतलब सीमा रेखा है, और में से 4 फिंगर पर तो कब्जा कर लिया है इसने, चाइना ने। 4 फिंगर ही भारत के उसमें रहती हैं, यानी भारत की सेना पेट्रोलिंग करती है, पहले करती थी 8 फिंगर तक। 8 फिंगर मतलब पहाड़ों के नाम है, जैसे फिंगर ऐसे मान लीजिए, 8 फिंगर ऐसे बना दीजिएगा। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो भारत की जो सेना थी यानी इसी एरिया में अंदर तक जाती थी, यहाँ तक पेट्रोलिंग करती थी यहाँ तक। अब चाइना ने क्या कर दिया है, यहाँ तक तो अपना खुद कब्जा कर लिया, अब यहीं तक, यानी भारत जो है वो यहाँ बैठा है, पेट्रोल मतलब यहाँ से नियंत्रण रखता है पेट्रोलिंग करने के लिए, तो यहाँ तक सेना जाती है। लेकिन क्या होता है कि अब चाइना जो है ना यहाँ से आगे नहीं जाने देता है। ठीक है, यानी इतना कब्जा लिया उसने। ठीक है, ध्यान रखना। तो कुल मिला के ये है कि धीरे धीरे क्या कर रहा है, अक्साई चीन में जो जगह बची हुई थी, जो कि उसके लिए महत्वपूर्ण लोकेशन है चाइना के लिए, तो वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, इस पर कब्जा करता चला जा रहा है। तो वो स्थिति है। तो अक्साई चीन जो विवादित है, जो अक्साई चीन की जो LAC है वो है ना, आज भी क्या है, भारत और इनके मध्य में ये अनुमान रहती है। क्योंकि भारत चीन जो सीमा है दोस्तों, तो भारत चीन सीमा यदि हम देखेंगे तो ये जो है किसके मध्य में है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और सिक्किम। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम के मध्य में भारत के राज्य जो है, उस सीमा को हम बोलेंगे भारत चीन सीमा। क्या नाम देंगे, भारत चीन सीमा। जबकि अक्साई चीन या LAC जो सीमा है वो लद्दाख के मध्य में, किसके मध्य में, लद्दाख। तो लद्दाख के मध्य में जो लद्दाख का एरिया कब्जा है उसने अक्साई चीन जो रहता है, तो लद्दाख के मध्य में LAC है। जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम के मध्य में क्या, भारत चीन सीमा है। जबकि मैकमोहन दोस्तों बात किया जाए तो मैकमोहन जो रेखा है वो 1914 में खींची गई है, और मैकमोहन रेखा जो है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश के राज्य के मध्य में ही है। मैंने कि मैं आपसे ये बोलूँ जो मैकमोहन लाइन है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो ये वाला जो एरिया है ये पूरा क्या है, मैकमोहन है। क्या है, मैकमोहन, यहाँ से यहाँ तक। ये पूरी मैकमोहन नहीं है कि पूरे भारत में मैकमोहन लगता नहीं, ध्यान रखना। मैकमोहन सिर्फ अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है भारत का उसी में लगती है। बाकी जो अन्य राज्य बचे हुए हैं इन्हें बोलते हैं भारत चीन सीमा, सिक्किम के साथ में, और इधर उत्तराखंड के साथ में भारत चीन सीमा है, और इधर हिमाचल प्रदेश के साथ में भी। अब बचा COK, तो CO के साथ में LAC है, यानी कि LAC जो है ये बनाई गई है, और LAC इधर पड़ जाएगा लद्दाख, तो लद्दाख के साथ में LAC लग जाएगी, और हिमाचल प्रदेश के साथ में क्या हो जाएगा, भारत चीन सीमा, उत्तराखंड के साथ में भारत चीन सीमा, और सिक्किम के साथ में भारत चीन सीमा। जबकि मैकमोहन सीमा किसके मध्य में हो जाएगी, तो मैकमोहन सीमा जो दोस्तों है वो किसके मध्य में हो जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है वो हो जाएगी आपकी किसके मध्य में हो जाएगी, तो अरुणाचल प्रदेश के मध्य में। ठीक है, ये कब खींची गई थी, 1914 में खींची गई थी, ये हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जो भारत की सीमा है, मतलब चाइना से लगती है, चाइना की सीमा भारत से लगती है, तो भारत के कितने राज्य जो हैं वो सीमा लगाते हैं, है ना, चाइना से। भारत के कितने राज्य सीमा लगाती है, विवाद वाला भी तो बता कि विवाद ये है ही है। चाइना का तो पॉलिसी अलग है भाई। चाइना जो है किस टाइप का देश है, चाइना जो है ना एकदम ढीठ देश है, ऐसा देश जिसमें नास्तिकता है, जहाँ पर बौद्ध धर्म की अधिकता है, लेकिन ये किसी धर्म को मानता नहीं है।
इसे सिर्फ अपना डेवलपमेंट से मतलब है, इसके पास इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। चाइना का जो पॉलिसी है वो इस टाइप की बता रहा हूँ आपको। जैसे चाइना से तुमने 100 रुपये उधार लिए, या जैसे तुमने चाइना को 100 रुपये उधार दे दिए, तो चाइना जो है वो इस तरह से पॉलिसी बनाता है कि जैसे तुम जैसे ले गया, जैसे मान लीजिए कोई भाई बंधु तुमसे 100 रुपये ले गया उधार, अब वो व्यक्ति जैसे उसने बोला 15 दिन बाद हम वापस कर देंगे, तो वापस नहीं करेगा। क्या करेगा? वो तुमसे उल्टा ब्लेम करेगा कि मेरे 1000 रुपये वापस दे। क्या कहेगा? मेरे जो 1000 तुमने रुपये लिए तो वापस दे। वो व्यक्ति कहेगा यार मैंने तुमको 100 रुपये दिए हैं, तुम मुझसे करे मुझे 1000 रुपये दो, 1000 रुपये वापस दो, मैंने तुमसे कब लिए हैं। तो वो इस बात को नहीं मानेगा, कबूल नहीं करेगा, उसे देने नहीं है, इसलिए तुमको लगा देगा इस चीज़ में कि पहले तुम मेरे पैसे वापस कर तब मैं तेरे 100 रुपये दूंगा। तो इस तरह से क्या उसकी पॉलिसी है। तो चाइना क्या करता है, चाइना को जैसे दिखता है कि कोई देश उसके ऊपर दबाव बनाने वाला है, तो उससे पहले वो उसके ऊपर दबाव बना लेता है कि पहले तुम मेरा ये करो, पहले तुम मेरा ये करो, तब मैं तुम्हारा वो करूँगा। जैसे भारत के साथ में क्या चल रहा है मामला, अगर तुम देखोगे तो ये अक्साई चीन है। अक्साई चीन जब इसने कब्जा किया था, तो दोस्तों अक्साई चीन कब्जा करने का पता क्या रीज़न है, भारत पर क्यों इसने आक्रमण किया और चीन कब्जा कर लिया था। तो इसका रीज़न पता क्या था? इसका रीज़न जो चाइना ये है, चाइना ने 1959 में तिब्बत पर कब्जा किया था। यानी कि यहाँ पर एक राज्य, एक देश था पहले तिब्बत, ये वाला, ठीक है, तिब्बत है, जहाँ का प्रधानमंत्री दलाई लामा हुआ करता था। दलाई लामा पद का नाम है, बौद्ध धर्म में एक भिक्षु होता है, उसी को दलाई लामा कहते हैं। तो ये तिब्बत पर कब्जा किया, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ये मांग न कर दे कि तिब्बत पर चाइना ने कब्जा कर लिया है, तो उसके लिए भारत की आवाज़ दबाने के लिए, है ना। और दूसरा एक और था, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचने के हिसाब से इसने क्या किया कि जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया था, तो चाइना जो तिब्बत था उसके जो प्रधानमंत्री दलाई लामा थे, उनको भारत ने क्या कर दिया, शरण दे दिया था। और शरण देकर कहाँ रख दिया था इनको, ये रख दिए थे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। कहाँ रख दिया था? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। उससे भी चिढ़ गया था कि तुमने हमारे जो विद्रोही व्यक्ति है उसे शरण दे करके हमारे ही खिलाफ तुम वो कर रहे हो। इसके हिसाब से क्या है, इसने 1962 में क्या कर दिया, भारत पर आक्रमण कर दिया था और अक्साई चीन को कब्जा लिया। अब ये बताओ, भारत तिब्बत की मांग करेगा कि अपने अक्साई चीन की मांग करेगा? और इसने ऐसा वैसा काम नहीं किया था आक्रमण में। जब युद्ध किया तो लद्दाख में काफ़ी अंदर घुस गया था और अरुणाचल प्रदेश पर पूरा कब्जा कर लिया था। अरुणाचल प्रदेश भी, यानी लद्दाख को कब्जा लिया था आधा कम से कम, और अरुणाचल प्रदेश को भी पूरा मतलब कब्जा लिया था। अब जब समझौता होता है भारत और चाइना के मध्य में, तो भारत की ये मजबूरी है, वो तिब्बत के बारे में कहाँ बात कर लेगा, उसे तो अपनी पड़ी है। उस समय हम लोग युद्ध करने की स्थिति में नहीं थे 1962 में, मजबूरी थी, मान लो क्या नहीं कर पाते थे उस समय। क्या भारत जो है खड़ा हो पा रहा था, इतना ज़्यादा हम लोग डेवलप नहीं हो पा रहे थे सारी चीज़ों को लेकर के, तो बहुत सारी समस्याएं थी उस समय। जो अक्साई चीन जो है उसने क्या किया, जो है उसको तो कब्जा कर लिया और अन्य जो लद्दाख का भाग था वो छोड़ दिया था समझौते के तहत, और अरुणाचल प्रदेश को भी वापस कर दिया था और बोला था कि अक्साई चीन तो मेरा ही रहेगा, ये मैं ले लूँगा। अब देखो भारत जो मांग कर रहा था तिब्बत की, तिब्बत को कब्जा किया, भारत भूल गया। अब भारत अपने में लगा हुआ है कि हमारा सीओ के वापस दो, हमारा अक्साई चीन वापस दो, तिब्बत तो भूल ही गए। जबकि तिब्बत क्या किया है, 1959 में कब्जा कर लिया है। चाइना का दोहरा रवैया देखो, ये चाइना जो है ऐसा देश है दोस्तों, अगर तुम देखो तो इससे घृणा हो जाएगी। भारत के जो प्रधानमंत्री प्रथम थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया था, जो पीपल्स रिपब्लिक चाइना है इसके जो संस्थापक वो माओ हैं। माओ यानी पूछा जाए, मैं बोलूँ आपसे चाइना के जनक किसे मानते हैं, तो माओ को मानते हैं, माओ तंत्र से, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक शब्द दे रहा हूँ, माओ, एक शब्द क्या, माओ, माओ शब्द प्रयोग करें, ठीक है, माओ। यानी कि 1 अक्टूबर 1949 को एक माओ नाम के नेता थे, उन्होंने PRC यानी पीपल्स रिपब्लिक चाइना की स्थापना किया था। तो इनका जो संबंध था वो जवाहरलाल नेहरू से अच्छा था, है ना, ऐसे मान सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो काफ़ी दूरदर्शी नेता थे, वो युद्ध नहीं जानना मतलब करना चाहते थे, युद्ध टालना चाहते थे। उसके संबंध में क्या किया, जो चाइना था, चाइना के साथ में 1954 में एक समझौता किया था, पंचशील समझौता, है ना, नाम सुना होगा आपने, पंचशील समझौता, इसी को ही मेंशन कर लो यहीं पर ही, पंचशील समझौता, पंचशील समझौता, ठीक है। तो पंचशील समझौता कब हुआ है, 1954 में, ठीक है, ध्यान रखना है। इस समझौते के तहत पता क्या हुआ था, 5 शर्तें रखी गई थी, 5 शर्तें थी, जिसमें शर्तों में कुछ ये था कि दोनों लोग क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों का साथ देंगे। एक शर्त ये हो जाएगी कि जब कभी भी कोई देश हमारे विरोध में आएगा तो दोनों इकट्ठे होकर के क्या करेंगे, हम उसका विरोध करेंगे। दूसरा जो शर्त थी कि हमारी जो सीमाएं हैं उनको लेकर के हम आपस में कलह नहीं करेंगे, ना झगड़ेंगे,
ये दूसरी शर्त हो जाएगी। तीसरी शर्त थी कि आंतरिक रूप से यदि किसी देश में कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए कोई भी किसी के खिलाफ नहीं जाएगा। ये तीसरी शर्त हो गई थी इनकी। तो इस तरह से कुछ इसमें समझौते लगाए गए थे। इसमें जवाहरलाल नेहरू समझ नहीं पाई चीज़ को। जवाहरलाल नेहरू ने इसे मतलब ये पंचशील समझौता किया। और पंचशील जो समझौता था दोस्तों, यह लगभग इसने पूछा था कितने साल तक के लिए एग्रीमेंट करना चाह रही हो। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने देखा था कि अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाए, लगभग 20 साल तक मिल जाए, ऐसा उन्होंने देखा था। मोटो जो था वो कहा दोस्तों 1954 है ये। तो 1954 से लेकर के अगर देखो तो 1962 आ रहा है ना। 1962 में इसने कब्जा कर लिया अक्साई चीन को। तो कुछ ही समय हमारा बीत रहा है। तो इन्होंने क्या किया, मतलब उस समय वो सोच रहे थे वो इस तरीके से, लेकिन वो जो समझौता था वो ज़्यादा समय तक नहीं हो पाया। हालांकि अगर जैसे दूरदर्शी होते कहते तो भाई 50 साल के लिए कर रहे हैं हम लोग, लेकिन नहीं कर पाए 50 साल तक। तो पंचशील समझौता 1954 में हुआ, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे से सहयोग करने की भावना से थे। इसी पंचशील समझौते में दोस्तों एक नारा दिया गया था, चीनी यानी जो मतलब हिंदी चीनी भाई भाई। तो हिंदी चीनी भाई भाई नहीं है, ये बहुत खड़ूस मतलब देश है। ये कभी भी किसी का भी नहीं हो सकता है। इसके अंदर मानवता है ही नहीं है। इसको सिर्फ अपना प्रॉफिट दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। अगर तुम थोड़ा सा भी इसको चुभोगे तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। इस टाइप का ये देश है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज भी यदि मैं आपसे बोलूँ वर्तमान में कि भारत जो है चाइना से युद्ध हो जाए तो बताओ भारत क्या इससे युद्ध लड़ पाएगा? लड़ने की स्थिति में है? तो अभी भी हम इसकी स्थिति में नहीं है। जो चाइना की जो GDP है दोस्तों बहुत अधिक है, 17 ट्रिलियन GDP है चाइना की। भारत की GDP है 3.5 ट्रिलियन, ठीक है। तो आप अनुमान लो 5 गुना अधिक है। कितनी है? 5 गुना अधिक। तो हम लोग ऐसा आसानी से इस युद्ध में आ नहीं सकते। इसको पैसा बहुत है, हमारा पैसा भी नहीं है अभी तक। हम लोग क्या है, डेवलपमेंट कंट्री में, विकासशील देश के अंतर्गत हम लोग आ रहे हैं, अभी डेवलप नहीं है। ये डेवलप होने के कगार पर है कम्प्लीटली। सब कुछ सुख सुविधाएं इसके पास में। इसकी नीति ही ऐसी है, प्रॉफिट देखना है और कुछ नहीं करना है। तो ऐसी ही पॉलिसी बनाता है और करता चला जा रहा है। तो ये पंचशील समझौता जो है वो ये हुआ था, लेकिन बाद में इसने तोड़ दिया था। पंचशील समझौता के जनक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू भी। ध्यान रखना, पूछे पंचशील समझौता किन दो देशों के मध्य में हुआ था? तो भारत और चाइना के मध्य में हुआ था। ध्यान रखना, भारत और चाइना के मध्य में हुआ था। ये आपको लेना है, भारत चाइना के मध्य में। इसका जनक कौन है, यानी पंचशील का जनक कौन हो जाएगा? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ध्यान रखना, कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू इसके जनक हो जाएंगे, ठीक। ऐसे आप मेंशन कर लेना ये वाला। तो ये कुछ भारत के परिप्रेक्ष्य में ये रहा था, इसका जो डाटा रहेगा ये आपको कर लेना है, ठीक है। तो ये हम देख लेंगे। इसके अलावा अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग चाइना के बारे में। तो आगे और विशेष क्या है तो इसे हम देखते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, चाइना जो है ना, अब वही लोकेशन ले लो, चूँकि ये भारत के परिप्रेक्ष्य के साथ हमने समझ लिया है। अब हम समझते हैं कुछ भौतिक स्वरूप और इसका राजनीतिक स्वरूप, जो इसका पर्सनली हम देख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो उसे देखो आप थोड़ा सा। तो दोस्तों देखिएगा, देखो इसका भौतिक स्वरूप क्या है वो देखो। पहले इसमें हटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसकी अभी जरूरत है नहीं कोई चीज़ की। ये मैं तुम्हें बता दिए थे कि इसके साथ सीमा रेखा जो लगाने वाले देश हैं वो बताए थे, और भारत के बारे में जो भी डाटा है वो बता दिया था। हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों चाइना के बारे में। चीन, तो भौतिक स्वरूप में देख लो पहले क्या है भौतिक स्वरूप, फिजिकली क्या है चाइना के बारे में, और फिर राजनीतिकली क्या है, राजनीतिकली यानी पॉलिटिकल यानी राजनीतिक स्वरूप क्या है, और भौतिक स्वरूप क्या है। तो दोस्तों भौतिक स्वरूप में यदि आप देखोगे तो चाइना का पूरा देखो, ये जैसे तुमने देखा होगा, इसने तिब्बत पर जो कब्जा किया वो कब किया ये पता होगा, आइडिया है किसी को? तिब्बत पर। तो तिब्बत पर 1959 में कब्जा किया था, ध्यान रखना है। तो पूरा तिब्बत क्या है, पहाड़ी इलाका है। तो इसके पूरे, मैं आपसे बोलूँ, ये पूरा एरिया चाइना का जो पश्चिमी पूरा एरिया है, और इधर अगर तुम देखो भारत के साथ भी ये पूरा पहाड़ी इलाका है। यानी कि दोस्तों मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि चाइना जो है, इस चाइना में कितने % पर्वत या पहाड़ हैं, तो 50% पर्वत पहाड़ है, ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि मैं बोलूँ आपसे पर्वतों की परसेंटेज कितनी है यहाँ पर, तो 50% है। अगर मैं बोलूँ पठार जो है दोस्तों कितने हैं, तो लगभग 35% पठार हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ ये बताइएगा इसमें मैदान कितने हैं, तो मैदान तो कितना है 15%, देख सकते तो 100% हो गया, ठीक है। तो कम्प्लीटली चाइना जो हमको इतना डेवलप दिखता है वो एक्चुअल में सब जगह डेवलप नहीं है। कुछ प्रांत इसके बहुत ज़्यादा डेवलप हैं, बस उन्हीं को ये लोगों को चिपकाता रहता है, दिखाता रहता है कि देखो हमारे पास बुलेट ट्रेन है, हमारे पास ये सारी सुविधाएँ हैं, हम इतने बड़े हैं। नो डाउट इसके ऊपर टेक्नोलॉजी बहुत हैवी है, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। यहाँ के लोग कामचोर नहीं है, ये भी है। हमारे भारत के प्रत्येक लोगों में अगर देखा जाए तो अंदर से सब लोग चोर हैं, है ना। अगर किसी को कोई, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि किसी को कोई जिम्मेदारी दी जाए, तो वो जिम्मेदारी में भी क्या होगा,
उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए करप्शन भरा हुआ है हर जगह पर। कोई व्यक्ति नौकरी में हो या बेरोजगार भी हो, अगर कहीं पर भी कोई काम दिया है भारत के लोगों को, तो भारत का लोग क्या करेगा, ईमानदारी से पूरा काम नहीं करेगा, है ना। कहीं ना कहीं जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूँगा, भारत में ये तुम देखोगे, जैसे एक्सपेरिमेंट करके देखना। एक मैंने ये वीडियो देखा था, वो एक्सपेरिमेंट में कि एक व्यक्ति जो है वो क्या कर रहे थे, उनकी साइकिल में पंचर हो गया था, तो साइकिल में पंचर हो गया, हालांकि पंचर नहीं हुआ था, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, हवा निकाल करके वो लेके चले गए पंचर वाले के पास में। अब पंचर वाला सरकारी कर्मचारी तो है नहीं है, अपना सेल्फ एम्प्लॉई है, अपना धंधा चला रहा है। हो गया, पंचर नहीं था, लेकिन क्या हुआ, उसने बोला भैया मैं अभी आ रहा हूँ, तो मेरा क्या कर दीजिएगा, पंचर लगा के रख दीजिएगा। उसने क्या किया, खोला, पंचर तो था ही नहीं। वो वीडियो शूट कर रहा था पहले से, ऐसे वाला फ्रैंक वीडियो था, शूट कर रहा था। अब क्या हुआ, वो जो व्यक्ति था उसने क्या किया, उसको कुछ वो कील सा लिया या कुछ चोबा सा, उसे उसमें 2 बार बंद कर दिया। अब 1 मिनट होल्ड पर रहिएगा थोड़ा सा। तो दोस्तों देखिएगा, तो उसने पता क्या किया, उसने 2 पंचर उसमें कर दिए टायर में, और बोला कि 2 पंचर निकले हैं, ठीक है, और जोड़ दिया, उसको बोल दिया, वो सब वीडियो में शूट हो गया। तो भारत में क्या इस तरह से है, लेकिन चाइना में पता क्या है, पता है, चाइना में गलती से भी करे ऐसा कुछ भी कर दिया किसी व्यक्ति ने, तो उसे अच्छा खासा क्या है, कठोर दंड दिया जाता है, जो आगे उसकी रूह कांप जाए। इस तरह का क्या है वहाँ का लोग है। और भारत में कहीं पर भी देख लो, जैसे सब्जी वाले के पास जाओ या आटा चक्की वाले के पास जाओ, वो मिलावट कर देगा। गवर्नमेंट तो एम्प्लॉय जो है वो करते ही हैं, लेकिन क्या हम अपने अंदर झांक के देख सकते हैं कि हम कितने ईमानदार हैं। सब लोग स्वार्थी हैं, सब अपने मतलब के हिसाब से सारी बातें करते हैं। कभी भी कोई ये नहीं चाहता है कि हाँ ये अच्छा है, अच्छाई के हिसाब से हमें काम करना चाहिए, कोई नहीं चाहता है। सब चाहते हैं कि हम, हमारे बच्चे और हम मस्त रहें और कुछ मतलब नहीं, जबकि हम दूसरों की तरफ दिखते ही नहीं है। ह्यूमैनिटी अंदर है, लेकिन उतनी ह्यूमैनिटी नहीं है जो हमें रखनी चाहिए। तो ध्यान रखना, यदि हमें अपने देश को बेहतरीन देश बनाना है और बहुत ज़्यादा विकसित करना है, तो सरकार का तो सहयोग होगा ही, सरकार तो मेन करेगी ही करेगी, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ के नागरिक भी क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। तो हालांकि देखो, कठोर कानून जो होते हैं नागरिक को सही कर सकते हैं, लेकिन भारत सरकार ढील दिए हुए है, क्यों दी हुई है वो उनकी मंशा है। लेकिन अगर थोड़े कठोर कानून बन जाए तो सारी चीज़ें सही हो सकती हैं, और जो भी सरकारी एम्प्लॉई हैं उन पर भी ध्यान रखा जाए सारी चीज़ों को लेकर के। और प्लस जो भी नेता हैं वो सबके सब, मतलब हम ये कह रहे हैं ना, हम सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर के एम्प्लॉयमेंट से लेकर के जितने भी नेता वगैरह सब के सब, कोई मतलब कम नहीं है। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें अपने अंदर झांकना है। अगर हम अपने अंदर झांक करके ये देख लें कि अगर मेरे द्वारा जो भी काम किया जाएगा सही किया जाएगा, गलत नहीं करूँगा, तो यकीनन ये पूरी दुनिया जो है अपने आप सही हो जाएगी। हमारे भारत जो है वो अपने आप सही हो सकता है, अगर हम चाहेंगे तो। कोई दूसरा सही करने यहाँ नहीं आने वाला है, वो हम सबको खुद ही करना है। और वो अगर समय रहते कर लेंगे तो बढ़िया है, नहीं करेंगे तो आगे धीरे धीरे वो अपने आप ही होगी। ये व्यवस्था जो रहती है वो, अब कोई व्यवस्था एकदम में चेंज नहीं होती है। अगर एकदम में चेंज होगी तो वो क्रांति कहलाती है, क्रांति हो नहीं सकती है। अभी आपको पता है, सब अपने मजे मजे में ज़िंदगी जी रहे हैं, किसी को कोई नहीं पड़ी है, सब अपना अपना जी रहे हैं। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना सबसे पहले अपनी क्या रखता है, चाइना रखता है सबसे पहले अपनी, मतलब जो भी नीतियाँ हैं प्राथमिक स्तर पर, अगर उन नीतियों में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो कोई बखसता नहीं है अच्छा खासा। हमारे यहाँ पर नीति आएगी, नीति में पहले करप्शन होगा, तब जाके वो नीति इंप्लीमेंट होगी। तो इस तरह से क्या चलता है, काम चलता है। जो भी भारत सरकार पॉलिसी लागू करती है तो सबको पता है कि ऊपर से जितना भी पैसा अलाउड किया जाएगा, वो पैसा नीचे तक आते जाते 10 रुपये बचेगा। जैसे लाइक दिस 100 रुपये भारत सरकार ने मान लीजिएगा गाँव के विकास के लिए स्वीकृत किए, अब वो नीचे तक आते आते 10 रुपये बचेंगे, सब खत्म हो जाएगा बीच में ही। ठीक है, ये स्थिति बनी हुई है। हालांकि अभी तो खैर है, चूँकि अभी ऑनलाइन सारा कुछ प्रोसेसिंग हो गया है, लेकिन फिर भी बीच बीच में भाई धांधली हो ही जाती है। तो 50 रुपये तो कम से कम मिल ही रहे हैं अब तो फिलहाल। ठीक है, ध्यान रखना है। तो आगे चल करके हो सकता है कि जितना भी डिजिटल इंडिया हो रहा है, ये आगे लोग पढ़ रहे हैं, तो पढ़ लिखे लोग जो हैं वो आगे चल करके शायद उनके अंदर ये बैठ जाए कि चीज़ें जो है हमें क्या करनी है, अपने देश के हित के लिए काम करना है, और देश के लिए ही क्या करना है, अपना जीवन जो है वो रखना है। तो उसी हिसाब से अगर करेंगे तो चीज़ें हमारी क्या है, बहुत आसान हो जाएंगी। हमारा देश जो है वो भी तरक्की करने की कगार पर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा खासा। तो इस तरह से हम जो समझ सकते हैं ये हो जाएगा। तो देखो, चाइना जो है इतना सारा दिखावा कर रहा है, तो ध्यान रखना है 50% तो पूरा पर्वतीय ही है, सिर्फ 15% मैदान है। इसी 15% मैदान पर काम कर रहा है ये सारा का सारा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, इतना आसान नहीं चाइना के बारे में जानना। चाइना का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 97 लाख डिग्री, मतलब 97 लाख वर्ग किलोमीटर है लगभग। कितना है, 97 लाख। अब 97 लाख का मतलब क्या हो गया कि जो भारत है, भारत का क्षेत्रफल 32 लाख है। कितना है, 32 लाख। तो भारत के क्षेत्रफल से 3 गुना अधिक है, तो उसका 15% जो है ना भारत के क्षेत्रफल जितना ही हो गया लगभग। मतलब थोड़ा सा कम बैठ जाएगा, लेकिन लगभग हम कह सकते हैं ये बन जाएगा। ठीक है, 15% तो काफ़ी एरिया होगा, मतलब भारत से ज़्यादा तो मैदान वहाँ है ही है ना, ऐसा तो है नहीं कि नहीं है। तो दोस्तों थोड़ा समझिएगा यहाँ पर
जैसे मैं बोलूँ तिब्बत पर इसने 1969 में कब्जा किया। पर्वत में यदि आप देखोगे तो तिब्बत ही पूरा पर्वतीय इलाका ही है, पूरा पर्वत 50% है इसमें, और पूरा पश्चिमी जो चाइना है वो कंप्लीटली क्या है, पर्वत है। पठार इसके थोड़े बहुत यहाँ बीच में पड़ जाते हैं, पश्चिम में ही है, और मैदान इसका जो है ना पूर्व की तरफ पड़ जाएगा, मैदानी भाग जो रहता है वो, ये पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों समझो थोड़ा सा, जैसे मैं आपसे बोलूँ ये पूरा एरिया क्या है, पूरा पहाड़, मतलब पहाड़ है। अब पहाड़ है तो इसी पहाड़ में ही देखो पठार भी होंगे, तो पठार तुमको पता होना चाहिए। देखो ये पठार है, तिब्बत का पठार, ये पठार में आ जाएगा पूरा, लगाओ पहाड़ पठार दोनों ही है, ये हो जाएगा। पठार और पहाड़ में अंतर जो आप जानते होंगे, पठार, पहाड़ और पर्वत, ये 3 शब्दावली हैं, तो समझो क्या होता है। जैसे ये 1000 मीटर है और ये है समुद्री तल, ये क्या है, समुद्री तल, समुद्री तल, ठीक है। तो समुद्री तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, देखो समझो, जैसे कुछ बना दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है, ऐसे कर ले रहे हैं। देखो अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर संख्या भी दूँ, यहाँ पर संख्या जैसे समझाऊंगी आपको कि बताओ ये वाला जो एरिया है इसका नाम क्या है, तो 1000 मीटर से नीचे अगर कोई नुकीली आकृति है भूमि की तो उसे बोलेंगे हम पहाड़। क्या बोलेंगे, पहाड़। 1000 मीटर से नीचे यानी समुद्र तल से 1000 मीटर के बराबर नीचे कोई भी अगर आएगी तो पहाड़ कहलाएगा। जैसे मैं आपसे बोलूँ ये वाला जो एरिया है 1000 मीटर से ऊपर है, इसे बोलेंगे पर्वत। जैसे हिमालय पर्वत की जो औसतन ऊंचाई है वो कितनी है दोस्तों, 6100 मीटर। मैं क्या बोल रहा हूँ, 1000 मीटर, तो हिमालय पर्वत उससे 6 गुना अधिक है। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है, ये हो जाएगा। क्योंकि पहाड़ की हम लोग बात करें तो पहाड़ मतलब नीचा इलाका होता है, क्या होता है, नीचा, तो हम बोल सकते हैं ये नीचा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर सकते हैं यानी 1000 मीटर से। लेकिन अगर मान लो इसी 1000 मीटर में थोड़ा सा प्लेन एरिया आ जाए तो इसे बोलेंगे मैदान। क्या नाम देंगे, मैदान नाम देंगे। 1000 मीटर से नीचे है, जैसे मैं बोलूँ आपसे हमारा एटा का ही जैसे गंगा यमुना का दोआब है, तो गंगा यमुना का जो दोआब है वो इस 1000 मीटर से अगर तुम देखोगे नहीं समुद्र तल से कितना ऊंचा है, 300 मीटर। कितना ऊंचा है, 300 मीटर के लगभग ऊंचा है। इसका मतलब जो उत्तर प्रदेश का जो मैदान है या उत्तर भारत का जो मैदान है वो मैदान जो है वो है तो ऊंचा, लेकिन अगर देखोगे तो कितना है, समुद्र तल से 1000 मीटर से नीचे है, और समुद्र तल से अगर देखा जाए तो 1000 मीटर जीरो से 300 मीटर ऊपर है। तो जो भी इसके बीच में समतल आएगा उसे मैदान कह देंगे, और कोई भी नुकीली नुमा कोई भी मतलब आकृति बनेगी, भू आकृति, उसे हम पहाड़ कह देंगे। तो पहाड़ और मैदान में समझ में आ गया आपको समझ में आ गया हुआ, आई होप। अब जैसे तुम आगे बढ़ोगे दोस्तों तो इसमें आप आगे देखना, अब जैसे तुम आगे बढ़ते हो देखो ये वाला जो एरिया नुकीला वाला पर्वत है, अब 1000 मीटर से अगर कोई भी नुकीली ऊपर आकृति बनेगी तो पर्वत कहलाएगी। और उसके अलावा तुम देखो तो यहाँ पे जैसे मैदान बन गया, तो इस मैदान को बोलेंगे पठार। यानी 1000 मीटर से ऊपर अगर कोई भी समतल एरिया बनेगा तो पठार यानी प्लेटो कहलाएगा और माउंटेन कहलाएगा। यहाँ पर ये मैदान कहलाएगा, ये पहाड़ कहलाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब जैसे ये क्या है, ये पर्वत है या पहाड़ है, क्या है बताओ, तो पर्वत है यहाँ पर। लेकिन नीचे आएंगे तो बताओ ये क्या हो जाएगा, ये वाला, ये नुकीली मतलब बढ़ रहा है तो पहाड़ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मैदान। बताओ ये क्या हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा। ये और बना लो ऐसे, तो ये क्या होगा, ये हुआ पठार। तो पठार मैदान मतलब इस तरह से हम मतलब ज्योग्राफी के हिसाब से हम जान सकते हैं, तो ये हम जान लेंगे, ठीक है। तो 1000 मीटर से, ठीक है, ये इस हिसाब से सब आधार माना जाता है, ठीक है। तो हम दोस्तों बात क्या कर रहे हैं तो समझिएगा, हम बात कर रहे हैं चाइना के बारे में। चाइना में क्या हम समझ रहे थे, वो समझ रहे थे आपको कि मैदान कितना परसेंट है, 15% है, पठार 35% है, और पर्वत कितना है, मतलब पर्वत हो जाएगा मतलब 50% पर्वत, ठीक है। पठार और पहाड़ दोनों इसी में लगा 15% है, ये पठार और पहाड़, ठीक है, पहाड़ दोनों के दोनों। अब जो चाइना है पश्चिम में पूरा पहाड़ भरा हुआ है इसका, और पठार भी पश्चिम में भरा हुआ है। तो तुमको पता होना चाहिए, जैसे मैं आपसे बोलूँ दुनिया का सबसे बड़ा पठार कौन सा है ना, ले लो इस बात को। दुनिया का सबसे बड़ा पठार प्लेटो कौन सा है दोस्तों, तो तिब्बत का पठार है। कौन सा हो जाएगा, तिब्बत का पठार हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटो कौन सा हो जाएगा, तिब्बत का। तो इसे कहीं मेंशन कर लीजिएगा कि तिब्बत का पठार जो है वो क्या हो जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा पठार है, हम इसे जान लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अब दोस्तों बात की है तिब्बत का पठार जो है, अगर इसको तुम देखोगे तो यह कितने वर्ग किलोमीटर पर अवस्थित है, तो लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में, यानी कि इसका ये एरिया है वो कितना है, लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में ये विस्तृत है, ध्यान रखिएगा। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न हम मेंशन कर लेंगे यहाँ पर। ये चाइना है, चाइना में क्या है, यहाँ पर तुम देखोगे तो ये यानी ये पूरा तिब्बत का ही पठार मान सकते हो आप यहाँ तक। तो इसके ऊपर एक और ऊंचा एरिया है, तो हम कह सकते हैं दुनिया का यानी तिब्बत का पठार का ही हिस्सा है पामीर का पठार। क्या है, पामीर का पठार। तो पामीर का पठार जो है मतलब लद्दाख वाले एरिया में, चाइना वाले एरिया में, इधर ये पाकिस्तान अफगानिस्तान ये है ना, तो इन्हीं की सीमा पर पड़ जाएगा ये पामीर का पठार। अधिकतर विस्तार इसका कहाँ पर है, तो चाइना में है। तो पामीर का पठार जो है दोस्तों यह दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, दुनिया का
दुनिया का सबसे ऊंचा पठार, ये कौन सा, ये हो जाएगा। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं दुनिया की छत। अगर तुमसे बोले दुनिया की छत किसे कहते हैं, तो दोस्तों दुनिया की छत किसे कहेंगे, दुनिया की छत कैसे कह देंगे हम लोग, तो पामीर के पठार को हम दुनिया की छत के नाम से जानते हैं, यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे बोला जाएगा, तो ये बोला जाएगा, ध्यान रखना है किसे, तो दुनिया की छत बोला जाएगा पामीर के पठार को। जो पामीर का पठार है इसकी लगभग जो ऊंचाई है दोस्तों वो 5000 मीटर है, यानी औसतन अगर देखोगे तो 4800, कितना हो जाएगा, 4800 मीटर के समथिंग है, ठीक है। तो ये पामीर का पठार जो है वो चाइना में है, और दुनिया का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार भी कहाँ, चाइना में है। तिब्बत के पठार का हिस्सा ही पामीर का पठार है, तो ये भी कहाँ मिल जाएगा, यहाँ इस एरिया में मिल जाएगा। और तिब्बत के बारे में बता दिया, तिब्बत पर इन्होंने 1959 में कब्जा किया था। और तिब्बत जो है देखा जाए तो इसकी राजधानी क्या, लहासा, तो कहीं मेंशन करें लहासा किसकी राजधानी है, तो तिब्बत की राजधानी है लहासा। क्लियर हो जाएगा। ये इसका भौतिक स्वरूप हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। अगर बात यह है तो यहीं से मतलब ये जो एरिया है इस वाले एरिया से ही थोड़ा सा हम इसे रिमूव कर ले रहे हैं, उसके बाद समझ आते हैं आपको। देखो इरेजर कर ले रहे हैं, यहाँ पर देखो ये वाला जो एरिया है इसी से देखो समझो थोड़ा सा, यहाँ पूरा पहाड़ी इलाका है, हमें समझ आती है पहाड़ी इलाका है। अब देखो यहीं से कुछ नदियाँ निकलती हैं जो आपको समझ लेनी है, नदियाँ, इसे पहाड़ी इलाका पूरा हो जाएगा ये। तो सबसे पहले देखो ये पूरा मानसरोवर है, यहाँ पर क्या है, मानसरोवर, क्या है, मानसरोवर है। इस मानसरोवर से एक ऊपर की तरफ नदी जाती है, इसका नाम सिंधु नदी है। एक इस तरफ यानी कि हिमाचल प्रदेश से भारत के पंजाब राज्य से होकर जाती है सतलज नदी। तो सिंधु नदी और मानसरोवर नदी का उद्गम भी क्या है, तिब्बत में है। कहाँ पर, तिब्बत में। और यहीं से एक नदी और निकलती है दोस्तों, इसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा नदी भी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से ही निकलती है, तिब्बत से, ठीक है, ध्यान रखना ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भौतिक स्वरूप में यदि हम देखें तो भारत का जो पानी है, भारत की जो नदियों का पानी है वो चाइना से ही आता है, ध्यान रखना है। मानसरोवर, कैलाश पर्वत कहाँ पड़ता है, चाइना में पड़ता है, या इसके पश्चिम में ही, ठीक है। ये पूरा कैलाश पर्वत का ये पूरा एरिया है, तो इसके नीचे ही मानसरोवर झील पड़ जाती है। ये है, तो ये 3 नदी यहाँ हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों आगे यहाँ पर एक नदी निकलेगी, यहाँ से आप समझ लेना है ये नदी, और हम यहाँ बना लेते हैं। ये देखो ये नदी है, ये वाली जो नदी है, ठीक है, ये जो नदी है दोस्तों, इस नदी का नाम है यांगटीसी कियांग नदी। इस नदी का नाम क्या हो जाएगा, यांगटीसी कियांग नदी हो जाएगा। तो यांगटीसी कियांग नदी जो दोस्तों है, इसको थोड़ा समझिएगा, यांगटीसी कियांग नदी ये है, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ये नदियाँ तो क्लियर हो गई होंगी। सिंधु नदी है, और ये नदी कौन सी हो जाएगी, इस नदी का नाम दोस्तों हो जाएगा यानी कि सतलज नदी, इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी। जबकि ये वाली जो नदी है इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान रखना है, इसका नाम हो जाएगा यांगटीसी कियांग, यांगटीसी कियांग। तो यांगटीसी कियांग जो नदी है यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। क्या हो जाएगी, एशिया व चाइना, एशिया और चाइना की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, तो यांगटीसी कियांग है, ध्यान रखना ये। तो यांगटीसी कियांग ये बना देंगे हम लोग। अब इसी के ऊपर एक नदी और आपको बनानी पड़ेगी, एक नदी और यहीं पे पास से निकलती है, यहीं पर्वत है यहाँ पर, ये ऐसे लगा देंगे, ये नदी हो जाएगी। अब दोस्तों ये जो नदी है इसका नाम है वांग हो नदी। क्या नाम है, वांग हो नदी, वांग हो नदी। वांग हो नदी जो है दोस्तों, इसे बोलते हैं पीली नदी, इसका ही नाम क्या है, पीली नदी है। क्या नाम है, पीली नदी। तो वांग हो नदी या पीली नदी जो है, ये आप देख सकते हो ये वाली है। इसी वांग हो नदी की घाटी में इसकी राजधानी बीजिंग स्थित है, ठीक है, धारणा। यानी वांग हो नदी की घाटी में का चाइना की राजधानी बीजिंग जो है वो अवस्थित हो जाएगी इसी के अंदर। तो वांग हो जो नदी है ना, ये भी कहाँ बहती है, चाइना में बहती है, इसे पीली नदी कहते हैं। तुमको शायद ध्यान हो, मैं जब एशिया महाद्वीप स्टार्ट किए थे तब आपको बताया था कि एशिया महाद्वीप को मानव सभ्यता का पालना कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि एशिया महाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, वांग हो या पीली नदी की सभ्यता थी, जो इसे हम चीन की सभ्यता कहते हैं। तो चीन की सभ्यता एक्चुअल में ये इसी नदी के तट पर थी, ध्यान रखना, जो बता रहा था मैं वहाँ पर शुरुआत में। तो वांग हो नदी ये हो जाएगी इसी घाटी में, क्या इसी की घाटी में इसकी राजधानी बीजिंग स्थित है। मैं कह सकता हूँ जो इसकी राजधानी बीजिंग है, बीजिंग चाइना की राजधानी है। तो चाइना की राजधानी जो है दोस्तों वो मतलब किस नदी घाटी में अवस्थित है, तो वांग हो नदी की घाटी में स्थित है, हम ये देख सकते हैं। तो ये जो है ना ये बन जाएगा आपका ये। इसके अलावा एक नदी और इसके बारे में जान लीजिए, भौतिक रूप से हम देख रहे हैं चाइना को, तो यही मानसरोवर से ही अगर तुम देखोगे तो एक नदी निकलती है मैकांग नदी। और मैकांग नदी दोस्तों जो है वो लाओस है ना, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ये 3 देशों में आप कह सकते हैं मैकांग नदी। तो मैकांग नदी आप लीजिएगा, मैकांग नदी
मैकांग नदी के बारे में और आप थोड़ा सा जान लीजिएगा। तो दोस्तों मैकांग नदी की यदि थोड़ी सी हम लोग बात करें, चर्चा करें, तो मैकांग नदी में क्या विशेष बनेगा तो आप कर लीजिएगा। यानी कि मैकांग नदी जो है ना, इसका जल विवाद जो है 3 देशों के साथ चलता है। ये तो थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया, 3 देश आ जाएंगे। इसे बोल मैकांग नदी जो जल विवाद है, मैकांग नदी निकलती तो चाइना से है, तो मैं तीनों पे चाइना को दिखाऊंगा यहाँ पे। देखो अभी दोबारा से मेंशन करा दूंगा, रिवीजन करवाऊंगा, देखो समझो। थोड़ा बड़ा देश है भाई, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और समझ समझ के करिएगा। मैं रिपीट कर दूंगा 2-3 बार तो आपको समझ में आ जाएगा। मैकांग नदी जो है, इसका जल विवाद चल रहा है। जल विवाद चलता है 3 देशों के साथ में। 3 देश कौन कौन से हैं? एक तो थाईलैंड है, ठीक है, और एक लाओस है, और एक है कंबोडिया। थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, इन 3 देशों के साथ में क्या है, ये जल विवाद चलता है। इस जल विवाद को बोलते हैं स्वर्णिम त्रिभुज। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि मैकांग नदी का जो पानी है, इसे ये नाम दिया था स्वर्णिम त्रिभुज, गोल्डन ट्रायंगल त्रिभुज। आप इससे पहले भी एक त्रिभुज पढ़ चुके हो, मैं बताऊंगा जब ये साउथ ईस्ट एशिया जब पढ़ाएंगे तब बताया जाएगा आपको ये सारे देशों के बारे में, तभी वहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम इसके पर्पज के साथ देख ले रहे हैं कि जो मैकांग नदी है वो भी चाइना से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी चाइना से निकलती है, और सिंधु नदी है वो भी चाइना से निकलती है, सतलज नदी है वो भी चाइना से निकलती है, यांग नदी है तो एशिया की सबसे लंबी नदी है, वांगहो नदी भी क्या है, चाइना की नदी है। ये प्रमुख नदी है हमारी हो जाएगी। और मैकांग नदी जो जल विवाद है वो थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया के मध्य में है। इसे स्वर्णिम त्रिभुज के नाम से जानते हैं। स्वर्णिम त्रिभुज में कितने देश आते हैं? तो 3 देश आते हैं, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। हालांकि गोल्डन ट्रायंगल या स्वर्णिम त्रिभुज जो है एक अफीम उत्पादक देश भी है, जो कि कौन कौन से हो जाते हैं? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान है, ठीक है। ये भी हम आपको पहले पढ़ा दिए हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसके हिसाब से ये बन जाएगा। तो नदी के हिसाब से क्या है, हमें से इस हिसाब से देख लेंगे। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, चाइना के संबंध में बन जाएगा। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे और क्या विशेष हो सकता है? तो इसे आप अब क्या कर लीजिएगा, इसमें इसका एक पठार और कर लीजिएगा। पठार है इसमें, देखो राजनीतिक वाली बात नहीं बता पाएंगे, ठीक है, इसका काफ़ी ज़्यादा एरिया पड़ जाएगा। तो यहाँ पर एक पठार है, ठीक है। पठार की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। ये पठार है, यहाँ पर एक पठार। इस पठार का नाम, या मतलब मरुस्थल बोलते हैं, सॉरी पठार नहीं, मरुस्थल। एक मरु एंड डेजर्ट है, मरुस्थल, ठीक है। मरुस्थल कैसे कहते हैं? तो मरुस्थल की फिलहाल परिभाषा आप चाहो तो मेंशन कर लेना। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल कहते हैं। जहाँ पर भी 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी वो कंप्लीट क्या कहलाता है? मरुस्थल कहलाता है, ध्यान रखिएगा। तो वही मरुस्थल हो जाता है, कुछ नहीं। यहाँ पर वनस्पतियाँ बहुत कम होती हैं, ठीक है, मतलब एकदम सूखाग्रस्त एरिया होता है पूरा, तो मरुस्थल हो जाएगा। अब मरुस्थल की दोस्तों बात किया जाए तो मरुस्थल में यदि आप देखोगे तो यहाँ पर एक मरुस्थल, इसका नाम है गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल। तो गोबी का जो मरुस्थल है ये 2 देशों में विस्तृत है। 2 देशों में, कौन कौन सा 2 देश हो जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है, एक तो मंगोलिया, एक चाइना। तो चाइना के उत्तर में, और चाइना के उत्तर में ठीक कौन है? मंगोलिया है। तो मंगोलिया में और चाइना में एक मरुस्थल है, इसका नाम क्या? गोबी का मरुस्थल। क्या हो जाएगा? गोबी का मरुस्थल हो जाएगा। इसका अलावा बात किया जाए तो चाइना के मध्य में एक दोस्तों मरुस्थल है, इसका नाम है टकला मकान। क्या हो जाएगा? टकला मकान। तो टकला मकान जो मरुस्थल है वो चाइना के लगभग मध्य में आ जाएगा। हम ये देख सकते हैं यहाँ चाइना का ये टकला मकान मरुस्थल हो जाएगा, ठीक है, ये कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए चाइना में एक झील है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, 5 फ्लावर झील। क्या हो जाएगा? 5 फ्लावर झील। तो 5 फ्लावर झील जो इसी यहीं पड़ जाएगी, मानसरोवर के थोड़ा, यानी क्या सरोवर के थोड़ा ऊपर की तरफ 5 फ्लावर झील हो जाएगी। तो 5 फ्लावर झील जो है ये भी कहाँ अवस्थित है? तो चाइना में अवस्थित है। तो चाइना को ये ध्यान रखना, ये बन जाएगा। तो ये हमने चाइना का अभी तक का जो देखा है वो भौतिक स्वरूप को देख लिया हमने, ठीक है। अब इसका जो हम देखेंगे राजनीतिक स्वरूप को हम थोड़ा सा दोस्तों देखने वाले हैं। तो राजनीतिक स्वरूप देखिएगा, ठीक है। राजनीतिक स्वरूप, राजनीतिक स्वरूप में यदि आप देखोगे तो देखो क्या है विशेष राजनीतिक स्वरूप के अंतर्गत चाइना में। देखिएगा दोस्तों, राजनीतिक स्वरूप के अंतर्गत देखोगे तो कुछ मतलब राज्य वगैरह हैं, उनको थोड़ा देख लीजिएगा। आप देखो
जैसे मैं थोड़ा यहाँ बना दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा इरेज कर ले रहा है, इसको समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। अब तो मुझे लगता है कि स्पष्टता मिल गई होगी आपको कैसे क्या चीज़ें हैं। ये है, ठीक है, ये वाला। देखो ये जो एरिया है चाइना का और ये जो एरिया, दोनों स्पष्ट हो गए आपको। और ये वाला पूरा एरिया ये स्पष्ट हो गया होगा, ये पूरा मरुस्थल वाला हो गया। और ये है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। देखो जो चाइना है, अगर मैं आपसे ये बोलूँ, ठीक है, जो चाइना रहता है, इसमें जो भी मतलब राज्य हैं उनके हिसाब से देखें तो इसके पश्चिम में एक राज्य है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम सिंजियान प्रांत है, सिंजियान प्रांत, ठीक है। इसका नाम क्या है, सिंजियान प्रांत है। ये आपको ध्यान लगभग इसमें 33 प्रांत है टोटल, ध्यान रखना कितने हैं, 33 हैं, ऐसे हम देख लेंगे। और एक ताइवान को भी मिला के रखता है, तो 34 हम मान सकते हैं ताइवान शायद। तो सिंजियान प्रांत जो है वो इसका पश्चिमी प्रांत है, जबकि तिब्बत जो प्रांत है इसका, आप देखते हो चाइना मतलब भारत के साथ में लगभग सीमा लगाया हुआ है। और ये जो है ना, इसे बोलते हैं हान चाइना, इसे क्या बोलेंगे, हान चाइना नाम देंगे, हान चाइना, ठीक है। और इसे बोलेंगे मंचूरिया, इसे क्या देंगे, मंचूरिया। तुमने मंचूरियन नामक एक मतलब रेसिपी होती है, देखा होगा, फास्ट फूड है मंचूरिया, हाँ। तो मंचूरिया जो है इसी से ही आई हुई है, हमारे भारत में भी लोग बहुत सारे इसके शौकीन है खाने के, ये हो जाता है। तो मंचूरिया जो प्रांत है वो ये हान चाइना है, ये तिब्बत है, ये सिंजियान प्रांत है, और ये पूरा मरुस्थलीय इलाका है। इसी मरुस्थलीय इलाका में आप देखोगे तो चीन की दीवार, तुमने देखा होगा ना, दुनिया का 7वां अजूबा में शामिल है चीन की दीवार। तो चीन की दीवार कहाँ है दोस्तों, तो यही पड़ जाएगी ना ये वाला। तो चीन की दीवार यही इसी एरिया में पड़ती है। चूँकि मंगोलिया का शासक था चंगेज खां, चंगेज खां से बचने के लिए उस समय चाइना का जो राजा था उसने क्या किया था, चीन की दीवार को बनाया था, क्योंकि दुनिया में अगर देखा जाए तो मानव द्वारा मतलब बनाई गई है ना सबसे बड़ी यदि कोई मतलब दीवार है तो कौन सी हो जाती है, तो वो चीन की दीवार है, वो चीन की दीवार ये हो जाएगी। देखो सिंजियान प्रांत इसके पश्चिम में हो जाएगा, दक्षिण में इसका तिब्बत है, हान चाइना या ये पश्चिम में, पूरब में हो जाएगा, और उत्तर पूरब में क्या हो जाएगा, मंचूरिया हो जाएगा। तो ये मंचूरिया जो प्रांत है इसी में इसकी राजधानी जो है बीजिंग अवस्थित है, क्या हो जाएगा, बीजिंग जो अवस्थित है वो इसी में हो जाएगी। हान चाइना जो है ना, इसी हान चाइना में तुम देखोगे दोस्तों, हान चाइना में, इसी हान चाइना में यदि आप देखोगे तो ये हान चाइना जो है ना, इसी को वास्तविक चाइना कहा जाता है, वास्तविक चाइना कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, वास्तविक चाइना। इसी हान चाइना के अंतर्गत ही एक एरिया था वुहान, क्या था, वुहान था, वुहान, ठीक है, ध्यान रखना, इसी वास्तविक चाइना, मतलब मैं बोलूँ आपसे पूरा ये चाइना है, उस चाइना में वास्तविक चाइना कौन सा, हान चाइना माना जाता है, ये हो जाएगा। यानी यहीं के जो मूल निवासी हैं वही कहते हैं कि चाइना हमारा है, बाकी तो सब क्या है, कब्जा किया हुआ इसका मामला है, बनता रहता है। तो वास्तविक चाइना तो इतना ही था, क्योंकि इतना सारा इसने कब्जा कर रखा है, पूरा इसकी राजधानी रख रही है, पूरा का पूरा ही हो जाएगा वास्तविक चाइना। इसी में वुहान पड़ता था। तो वुहान में आपने देखा कोविड-19 जो आया था, कोरोना महामारी, तो कोरोना पेंडेमिक जो बना था वो कहाँ से बना था, वो इसी वुहान शहर से। यानी कोरोना का जनक कौन सा शहर है, तो वुहान है, ये आपको उदाहरण ये वुहान यहीं पड़ता है। इसके अलावा बात किया जाए तो हान चाइना के पास में यहाँ पे तट है, इस तट पर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सागर पड़ेगा, इस सागर का नाम दोस्तों पूर्वी चीन सागर है। यानी कि चाइना के इस तरफ तुम देखो तो ये वाला क्या है, पीला सागर है, पीला सागर, ठीक है। यानी चाइना के पूरब में कौन कौन सा सागर है वो लिख लो कहीं पर, ये इंपॉर्टेंट रहता है। यानी कि देखोगे तो एक नदी यहाँ से गिरेगी, ये येलो नदी पीला सागर में गिरती है। यांग टिसी क्यांग नदी कहाँ गिरती है दोस्तों, तो गिरती है पूर्वी चीन सागर में, कहाँ गिरती है, पूर्वी चीन सागर में। ये कौन सा सागर है, पूर्वी चीन सागर। जब हम नीचे आएंगे तो पूरा ये वाला जो एरिया रहेगा यह दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा, दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा, ध्यान रखना। इसके पास में कितने सागर हैं, छोटे छोटे। जैसे मैं तुमसे बोलूँ कि भारत के पास कितने सागर हैं, 2 सागर हैं, कौन कौन से, अरब का सागर और बंगाल की खाड़ी। उसी तरह से चाइना के पास में कितने सागर हैं, लगभग 3 सागर हम यहाँ देख लेंगे। यानी पीला सागर है, पूर्वी चीन सागर है और दक्षिणी चीन सागर है। तो इसकी जो एक नदी है येलो नदी, वो किस में गिरती है, पीला सागर में। जबकि यांग टिसी क्यांग नदी जो एशिया की सबसे लंबी नदी है वो कहाँ गिरती है, पूर्वी चीन सागर में गिरती है। इसके साथ साथ अगर देखें तो नीचे की तरफ हम जाएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो नीचे की तरफ इसका दक्षिणी चीन सागर है, ये आपको ध्यान रखना, ये बन जाएगा। अब दोस्तों इसके अलावा मैं आपको अभी जो चर्चा कर रहा था वो कर रहा था मैं आपसे कि एक इसका शहर है संघाई, क्या शहर है, संघाई। और संघाई शहर पूर्वी चीन सागर में अवस्थित है, रहना। एक शहर क्या है, संघाई, संघाई शहर है, ठीक है। संघाई शहर के बारे में अगर देखो तो क्या हो जाएगा, तो मैं आपसे कहता हूँ चाइना का सबसे बड़ा यदि कोई शहर है तो कौन सा, संघाई है, लेना। चाइना का सबसे बड़ा शहर
चाइना का सबसे बड़ा शहर है, ये ध्यान रखना है, सबसे बड़ा, ठीक है। ये हो जाएगा संघाई शहर, क्या हो जाएगा, संघाई। दोस्तों संघाई के बारे में और विशेष क्या है, तो संघाई को बोलते हैं एशिया का मैनचेस्टर। तो तुमसे कहे एशिया का मानचेस्टर किसे कहते हैं, एशिया का मानचेस्टर कहते हैं किसको, तो ये कहते हैं किसको, संघाई को। मानचेस्टर का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कपड़ों का अधिक मतलब क्या होता है, उद्योग या व्यापार होता है, उसे बोलते हैं मानचेस्टर। जैसे मैं बोलूँ भारत का मानचेस्टर किसे बोलते हैं, अहमदाबाद को। तो अहमदाबाद जो है कपड़ों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसी तरह से पूरी एशिया में सर्वाधिक कपड़े जो हैं वो कहाँ पर हैं, मतलब बनाए जाते हैं, या उद्योग है सबसे ज़्यादा, तो वो कहाँ हो जाएगा दोस्तों, संघाई में। तो संघाई इसका चाइना का सबसे बड़ा शहर है। और देखा जाए तो चाइना जो है उसी को एशिया का मैनचेस्टर भी बोला जाता है। हालांकि मैनचेस्टर जो जगह है वो कहाँ पर है, लंदन में, यानी कि जो इंग्लैंड है उसके अंतर्गत आ जाती है, ध्यान रखना है, लंदन के पास में वहीं पर ही संघाई, तो ये हो जाएगा मैनचेस्टर जो जगह है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि संघाई जो है वो बड़ा शहर है और एशिया का मैनचेस्टर से बोलते हैं। इसी संघाई में दोस्तों एनडीबी का मुख्यालय है, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय किस मतलब जगह पर है, किस शहर में है, तो ध्यान रखना है वो हो जाएगा एनडीबी का मुख्यालय संघाई में ही। तो तीनों बिंदु ध्यान रखना, पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, संघाई के बारे में इसे कर लेना है। दोस्तों बात किया जाए आगे, तो आगे थोड़ा सा और हम थोड़ा जानेंगे और विशेष क्या बनेगा, तो आप समझिएगा और विशेष क्या बन सकता है। तो देखो इसमें यदि आप देखोगे थोड़ा सा चीज़ों को आगे हम रन करें तो एक प्रश्न पूछता है, ग्रांड नहर किन दो शहरों को जोड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए उसकी राजधानी है, इसकी राजधानी बीजिंग है, ये क्या है, बीजिंग है, बीजिंग ऊपर पड़ती है। तो बीजिंग जो है ना, बीजिंग से मैं आपसे बोलूँ, बीजिंग से लेकर के यहाँ तक एक नहर बनाई गई है, नहर, उस नहर का नाम है ग्रांड नहर। तो यहाँ भी मेंशन कर लीजिएगा, ग्रांड नहर, ग्रांड नहर है ना। तो ग्रांड नहर किन दो शहरों को जोड़ता है, तो बीजिंग से लेकर के कहाँ तक जोड़ती है, संघाई तक, संघाई तक। तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये लगभग दो शहरों को क्या करता है, इसके को जोड़ता है, जो मतलब ग्रांड नहर है वो, ठीक है। तो इसको भी मेंशन करना, ये पेपर में पूछा गया है, ग्रांड नहर किन दो शहरों को जोड़ता है और ग्रांड नहर कहाँ बहती है, तो चाइना में बहती है, ये आपको कर लेना है, ठीक है, ये बन जाएगा। तो इतना हमारा आई होप स्पष्ट हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग दोस्तों चाइना के अंतर्गत ही, तो थोड़ा और समझिएगा चाइना में और विशेष क्या है। ये मतलब भौतिक स्वरूप ही समझ रहे हो, मतलब पॉलिटिकल स्वरूप, ठीक है, ये हो जाएगा। ये चाइना के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। देखो ये अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, चाइना के पास में 3 द्वीप हैं, ठीक है, इनको भी समझो। 3 द्वीप हैं, एक द्वीप का नाम यहाँ पर है हांगकांग द्वीप है, ठीक है, और एक है मकाऊ द्वीप, एक है हैनान द्वीप, ये 3 द्वीप हैं इसके। एक तो हांगकांग द्वीप है, एक मकाऊ द्वीप है, एक हैनान द्वीप है, ठीक है। ये द्वीप हैं इसके, 3 द्वीप हम यहाँ पर बना ले रहे हैं और तीनों द्वीपों को लेना है, ठीक है। यानी हांगकांग, मकाऊ और हैनान, हांगकांग, मकाऊ और हैनान, ठीक है, ये द्वीप हैं। यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, इसका नाम क्या, हांगकांग है, हांगकांग, हांगकांग शब्द आता है ना, हांगकांग वही है। इसका नाम मकाऊ है, मकाऊ, और इसका नाम हो जाएगा हैनान, क्या हो जाएगा, हैनान। तो थोड़ा समझो इसके बारे में, ये तीनों द्वीपों का प्रश्न आते भी है। हांगकांग द्वीप जो है दोस्तों, हांगकांग द्वीप जो है 1997 में, है ना, ब्रिटेन से क्या है, स्वतंत्र हुआ है ये, यानी ब्रिटेन का वजह छोड़ के बना गया था, और इसको दे गया है हांगकांग, किसे दे गया है, ध्यान रखना, ये दे गया किसको, चाइना को। मकाऊ जो द्वीप है ये 2002 में क्या हुआ है, पुर्तगालियों से मतलब अलग हुआ है, पुर्तगाली से छुड़ गए हैं, और ये भी इसका चाइना का ही है, तो ये हो जाएगा। हैनान द्वीप की यदि बात किया जाए तो हैनान द्वीप में आपका लेना जो चाइना है, तो चाइना का जो भी मतलब नेवी है, उसका जो मतलब सबसे ज़्यादा नेवी जो रहती है वो किस द्वीप पर रहती है, तो हम कह सकते हैं, तो इसकी नेवी का अड्डा, चाइना की नेवी का अड्डा कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना वो हो जाएगा हैनान द्वीप। हैनान द्वीप ये नीचे पड़ जाएगा। ये मकाऊ द्वीप है, ये हांगकांग है। मकाऊ द्वीप जो है ना कसिनो के लिए प्रसिद्ध है, कसिनो का तुमने नाम सुना होगा, कसिनो, कसिनो का मतलब क्या होता है, जुए खेलना, यानी जुआ का अड्डा। यानी एशिया का सबसे बड़ा जुआ का अड्डा कौन सा है, जुआ का अड्डा, एशिया का सबसे बड़ा जुआ का अड्डा जो है वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो वो कैसीनो जिसे बोलते हैं वो मकाऊ है। और हैनान पे क्या है, इसकी नेवी रहती है, और ये नेवी हम इसे लगा देंगे, ऐसे बन जाएगा इसका, ठीक है। तो ये आपको स्पष्टता हो गई होगी, आई होप आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके अलावा दोस्तों हम और बात करते हैं चाइना के बारे में, तो और विशेष क्या हो सकता है उसे देख लीजिएगा। तो अब स्टैटिक्स वाला कुछ पोर्शन है कि चाइना का राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय वृक्ष, वो सारी चीज़ें उसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, उसे आपको बता दे रहा हूँ कि ये चीज़ इसकी है, तो उसे आप देख लेना। दोस्तों देखिएगा, हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसका स्टैटिक कुछ पोर्शन है वो रह गया, वो कर ले रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं लिखूंगा टाइम लगेगा, मैं इसलिए पहले से लिख लिया है।
बस सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो देखो थोड़ा समझते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, मैं राजधानी के बारे में आपको बता ही दिया था, इसकी राजधानी का नाम बीजिंग है। तो नो डाउट आपको पता होगा कि बीजिंग क्या हो जाएगी, इसकी राजधानी हो जाएगी बीजिंग, ठीक है। बीजिंग क्या हो जाएगी, इसकी राजधानी हो जाएगी बीजिंग। इसकी भाषा का नाम दोस्तों मंडारिन है। मंडारिन क्या है, भाषा हो जाएगी। इसकी संसद का नाम क्या हो जाएगा, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। क्या हो जाएगा, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, पीपल्स कांग्रेस, ठीक है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस, पीपल्स कांग्रेस इसकी संसद का नाम है, ठीक है, ध्यान रखना। इसकी मुद्रा का नाम को पता होना चाहिए, रेन मिनबी। क्या हो जाएगी, रेन मिनबी या युआन, ये दो भी जो भी नाम है उसे लगा देना आपको, युआन। हालांकि पहले करा चुका हूँ 4 बिंदु में, आपको शुरुआत में जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तब करा दिए होंगे आपको, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं इसकी राजधानी का नाम बीजिंग है, इसकी भाषा का नाम मंडारिन है, इसकी संसद का नाम दोस्तों क्या आ जाएगा, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, और इसकी मुद्रा का नाम रेन मिनबी या युआन है, ठीक है। हालांकि रेन मिनबी ज़्यादा पूछा जाता है, रेन मिनबी आपको ध्यान रखना है। दुनिया की सबसे बड़ी संसद किसकी है, तो दुनिया की सबसे बड़ी संसद चाइना की है, जिसका नाम नेशनल पीपल्स क्या है, कांग्रेस है, ध्यान रखना। इससे दुनिया की सबसे बड़ी संसद है। अब बात करते हैं इसके, ये कुछ दिए गए हैं स्टैटिक वाले वो। इसका राष्ट्रीय फल का नाम क्या है, कीवी है ना, क्या हो जाएगा, कीवी। यानी चाइना के राष्ट्रीय फल का नाम दोस्तों क्या, कीवी है, तो कीवी ध्यान रखना फल। राष्ट्रीय वृक्ष का नाम गिंगको है, क्या हो जाएगा, गिंगको। चाइना के राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या, गिंगको है। चाइना के राष्ट्रीय खेल का नाम टेबल टेनिस है, क्या हो जाएगा दोस्तों, टेबल टेनिस। चाइना के राष्ट्रीय खेल का नाम क्या हो जाएगा, टेबल टेनिस हो जाएगा। चाइना के पक्षी का नाम क्या, क्रेन है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, क्रेन है। चाइना की राष्ट्रीय नदी का नाम यांगटीसी-कियांग, जो मैंने कराया था अभी। एशिया की चाइना की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, यांगटीसी-कियांग है, तो यांगटीसी-कियांग क्या हो जाएगी, चाइना की राष्ट्रीय नदी है। चाइना की सबसे ऊंची चोटी का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, कोमोलंगमा, क्या हो जाएगा, कोमोलंगमा है, कोमोलंगमा, ठीक है, ध्यान रखना है। चाइना की सबसे ऊंची चोटी। चाइना का जो राष्ट्रीय पशु है उसका नाम पांडा है, क्या हो जाएगा, पांडा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चाइना का जो पुष्प है उसका नाम पियोनी है, राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा, पियोनी हो जाएगा। मैंने गलती से दोस्तों 33 बोल रहा था मैं, जो प्रांत थे वो, तो इनके प्रांत की जो संख्या है वो क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना प्रांत की संख्या मतलब 23 है। अब 23 जो ताइवान सहित है, ठीक है। मैं बोलूँ आपसे कि ताइवान सहित चाइना के जो स्टेट है वो कितने हैं, 23 हैं। उन 23 में से मैंने कुछ प्रांतों के बारे में चर्चा की, जैसे सिंजियान प्रांत है, तिब्बत प्रांत है, हान चाइना है, मंचूरिया प्रांत है। तो ऐसे करके इसके कितने प्रांत हैं, 23 हैं, ताइवान सहित, ठीक है, ध्यान रखना। इसे एशिया का मरीज कहते हैं, पूछेगा तुमसे एशिया का मरीज किसे कहते हैं, ठीक है, या एशिया का रोगी देश किसे कहते हैं, तो कहते हैं चाइना को। ये थोड़ा सा धारणा, ये स्टैटिक में पूछा जाता है, बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जो चाइना है, भारत में मानक समय रेखा 1 है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इस तरह से चाइना की जो मानक समय रेखा वो 5 है। मैं आपसे बोलूँ कि चाइना में कितने टाइम जोन है, तो 5 है, ध्यान रखिए 5, ठीक है। जैसे बोलो दुनिया में सर्वाधिक टाइम जोन किस देश के पास है, तो वो है रूस के पास। रूस के पास कितने टाइम जोन है, 11, कितने हो जाएंगे, 11। लेकिन चाइना के पास कितने, 5 हैं। और भारत के पास कितने हैं, 1 ही है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से होकर के। तो वही क्या है, हमारा हर जगह सेम टाइम रहता है, ठीक है। यहाँ सेम टाइम नहीं है, पर जोन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 5 जोन के हिसाब से टाइम चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं, ये बन जाएगा। इसके अलावा दोस्तों और चाइना में क्या विशेष है वो थोड़ा जान लीजिएगा। जैसे वन चाइना पॉलिसी, ये जो है ये क्या है, थोड़ा इसको भी समझ लीजिएगा। वन चाइना पॉलिसी जो है, जब कोई भी देश जब चीन से व्यापार करता है तो उसे ये मानना पड़ता है कि ताइवान जो है और तिब्बत जो है वो चाइना का हिस्सा है, तभी वो जो चाइना है वो किसी देश से व्यापार करता है। उसी को बोलते हैं वन चाइना पॉलिसी, ठीक है, ध्यान रखना, जो कि 1979 में 1979 में प्रारंभ की गई थी, ध्यान रखिएगा उस समय। अब एक और प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हमारे रेशम मार्ग, सिल्क रूट, रेशम मार्ग। तो रेशम मार्ग जो था ये मतलब इतिहास में अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ पर राजा था मतलब कनिष्क राजा, कौन सा राजा था, कनिष्क। तो इस कनिष्क ने क्या कर लिया था, इस पर कब्जा कर लिया। तो ध्यान रखना पूछेगा, चीन का जो रेशम मार्ग था उस पर कब्जा करने के लिए था मतलब कनिष्क ने कर लिया था। अब इसी का विकल्प यानी कि जो रेशम मार्ग है, इसी रेशम मार्ग के हिसाब से एक और चाइना ने अभी हाल ही में एक मतलब 2013 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। क्या नाम बोलेंगे इसको, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI नाम देंगे, क्या नाम देंगे, BRI। तो BRI जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, BRI प्रोजेक्ट किसका है,
तो BRI प्रोजेक्ट जो है चाइना का ही है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसी BRI के तहत जो CPEC सड़क है, CPEC सड़क जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक्स कॉरिडोर, जो यानी पाकिस्तान में जो बिछाई जा रही है वो इसी BRI का ही तो भाग है, ठीक है। जिसके तहत क्या करता है, चाइना जो है अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अपने से जोड़ना चाहता है BRI प्रोजेक्ट के द्वारा। हालांकि इसके पूर्व में जो इसके जो भी इतिहासकार थे वो लोग भी क्या करते थे, 2000 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो वो भी रेशम मार्ग जो था वो चाइना को यूरोप महाद्वीप से जोड़ता था, कनेक्ट करता था। उसी तरह से आज भी जो चाइना के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, जो BRI प्रोजेक्ट है वो उन्होंने ही लॉन्च किया है, जिनका नाम क्या है, सी जिनपिंग। तो सी जिनपिंग के द्वारा क्या किया गया, BRI प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। ध्यान रखना वर्तमान में यानी रेशम मार्ग का ही एक विकल्प है, ये हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए तो चाइना का दुनिया में किस चीज़ में प्रथम स्थान है। अब ये पेपर में सब पूछे गए हैं, इसलिए मैंने वही नोट किया जो पेपर में पूछा गया है। तो प्रथम स्थान किसका है, तो एंथ्रासाइट कोयला, अगर मैं बोलूँ कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो जाना कोयले के संबंध में चाइना प्रथम नंबर पर है। गेहूँ उत्पादन में प्रथम नंबर पर चाइना है। चावल उत्पादन में प्रथम नंबर पर चाइना पूरी दुनिया में, गेहूं के उत्पादन में और चावल के उत्पादन में। तंबाकू उत्पादन में दोस्तों चाइना प्रथम नंबर पर है। फूल उत्पादन में चाइना प्रथम नंबर पर है। मछली उत्पादन में चाइना प्रथम नंबर पर है। सब्जी उत्पादन में चाइना प्रथम नंबर पर। ये सारे के सारे पेपर में आए हुए हैं, खास करके आई हो, ये आपको ध्यान रखना है। गेहूँ, चावल और क्या कहते हैं तंबाकू, और ये कोयला वाला प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। इन सब में क्या है, जो चाइना है प्रथम नंबर पर है। हालांकि दोस्तों बात किया जाए रेलवे विस्तार में, तो रेलवे विस्तार इसका पश्चिम में तो नहीं होने वाला, आपको पता होना चाहिए। तो रेलवे का विस्तार सबसे ज़्यादा अगर कहीं बुलेट ट्रेन हमें देखने को मिलती है चाइना में। चाइना का जो विकसित कोई भी चीज़ है तो वो हान चाइना और मंचूरिया वाला एरिया है, पूरा ये वाला, यानी पूर्वी चाइना में ही सारा इसका जो विकास है वो हमें देखने को मिलता है। तो सारी चीज़ें क्या है चाइना के बारे में ये हो जाएगा। तो दोस्तों चाइना के बारे में जो भी स्टैटिस्टिक्स बन सकता था, इसके अलावा यदि मैं आपसे बोलूँ तो क्या कहते हैं इसका जो भौतिक स्वरूप है, राजनीतिक स्वरूप है, वो सारा हमने कवर किया है। भारत के परिप्रेक्ष्य में चाइना के बारे में वो भी हमने सारा कवर किया है। जो चाइना एक बड़ा देश है, कोशिश की जाती है कि 1 घंटे के अंदर सारा सिमट जाए, लेकिन नहीं सिमट पाता है, कभी कभी वीडियो लंबी हो जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपना पेपर वही क्वालिफाई करना है, आपको मेहनत करनी है। तो जो भी आपको बिंदु बताए गए हैं ध्यान से देखो, सुनो, कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, ये हो जाता है। मैं आपको इस वीडियो के अंत में कुछ प्रश्न पूछ के जा रहा हूँ, आप प्रश्नों के आंसर कमेंट में मुझे बताना, मैं देखूंगा कि आपने मतलब कमेंट किया ही नहीं किया, ठीक है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना इसी यूट्यूब पर ही, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बताइएगा सबसे पहले मुझे जो चाइना है ना, चाइना के बारे में आप मुझे बताइएगा। जो चाइना है, चाइना में तिब्बत पर कब्जा कब किया था, पहला प्रश्न तो ये बताना है आपको। और चाइना के साथ में भारत की जो सीमा लगती है, या चाइना जो है भारत से बाउंड्री साझा करता है, तो उन बाउंड्री का नाम क्या, 3 बाउंड्री हैं, यानी 3 जो सीमा है रेखाएं, उन्हें हम नाम दिए हुए हैं, बताया था आपको। जैसे मैं आपको लद्दाख के साथ में क्या सीमा रेखा है वो बताना है, मतलब 3 बाउंड्री के नाम लिख देने हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो बताइए कौन कौन सी हो जाए, 2 क्वेश्चन आप बता दीजिएगा, ठीक है। यानी चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कब किया था और तिब्बत की राजधानी क्या है, एक क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा आपको बता देना है कि चाइना ने मतलब भारत के साथ सीमा साझा करता है, तो वो तीनों सीमाएं कौन कौन सी हैं जो वो साझा करता है। इतना आपको उस पर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा, ठीक है। बाकी अपना नोट्स बनाइएगा। कोई डाउट अगर रह जाता है, आपको लग रहा है कि सर हमें यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है या कुछ भी दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स डाल दीजिएगा, उसमें मैं आपको देखूंगा वहाँ पे। उसके बाद क्या करूँगा, इसे नेक्स्ट लेक्चर में क्या है उसे सही तरीके से और डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, ठीक है, अच्छी तरीके से। तो आई होप आज का जो लेक्चर है वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो आज दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट जब क्लास मिलेगी तब उसमें मिलेंगे। जय हिंद।